अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे अच्छी बात के साथ। और आज जैसे कि मौसम बहुत ज़्यादा खुशगवार है और जो इलाके हैं उनमें खासी ठंड पड़ रही है, साथ साथ हम जो अच्छी बात करते हैं वो आज की अच्छी बात यह है कि जनाब, जब इंसान किसी माशरे में अमन व सुकून चाहता है, चैन चाहता है और इसकी तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए बेहतरीन जो तरीक़ा है वो है सच। जब किसी माशरे में झूठ पनपने लगता है, जब किसी शख्सियत के अंदर या किसी के किरदार के अंदर झूठ पनपता है, तो फिर उसके अंदर जो है उसकी ज़ात की तकमील वो नहीं होती, उसकी ज़ात नामुकम्मल रहती है। क्योंकि आपको पता है ना कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ आपको बोलने पड़ते हैं और अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है कि झूठ बोला जाए। मसलहतन भी झूठ बोलना दुरुस्त नहीं है और दानिस्ता तौर पर झूठ बोलना तो किसी भी तौर पर उसकी माफ़ी नहीं है। तो सच बोलना चाहिए और सच के सहारा लेते हुए हमें अपनी जो ज़िंदगी है उसको गुजारना चाहिए, क्योंकि ईमान और इस्लाम की जो तकमील है वो भी सच ही की बुनियाद पर होती है। और जो भी सच को अपनाता है वो उससे फैज़याब होता है, उसकी ज़िंदगी में चैन रहता है, सुकून रहता है, अमन रहता है और तसल्ली रहती है। तो आप भी सच को अपनाइए और अपना कर देखिए एक दफ़ा, तो आप देखेंगे कि आप कितने पुरसुकून रहेंगे। साथ साथ जो लोग सच बोलते हैं ना, उनकी माशरे में इज़्ज़त भी कुछ और ही होती है, क्योंकि सच बोलने वाले का सर कभी झुकता नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि अपना सर हमेशा बुलंद रखें और आपका इज़्ज़त व वक़ार जो है वो हमेशा ऊंचा रहे, तो सच बोलें, अल्लाह ताला आपको भी इज़्ज़त से नवाजेगा। आगे बढ़ते हैं, ज़रा मौसम की बात कर लेते हैं। कुछ अब के मौसम किस तरह का है, हम ये देख रहे हैं कि लाहौर में तो कल से बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी और बारिश का सिलसिला रात भर जारी रहा और सुबह में भी मौसम खासा खुशगवार है। तो आज के दर्जे हरारत पर नज़र डालते हैं। लाहौर में बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में भी खासी सर्दी पड़ रही है और पारा काफ़ी नीचे आ चुका है। 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद के बाद शहर कराची का रुख करते हैं, जहां पर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। पेशावर अब तक के हिसाब से उसमें खासी ठंड पड़ रही है। अगर पेशावर का रुख करें तो पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि वहाँ पर आज सूरज निकलने का इम्कान है और लेकिन ठंड जो है वो खासी बरकरार रहेगी। इसके बाद कोयटा का रुख करते हैं। कोयटा में खूब सर्दी पड़ रही है, यखबस्ता हवाओं का राज है और कोयटा पर नज़र डालें तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पारा पहुंच चुका है और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर आज हो सकता है वो है 7 डिग्री सेंटीग्रेड। खूब ठंड पड़ रही है, बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और जब बारिश हो जाएगी तो मज़ीद ठंड में इजाफा भी हो सकता है। कोयटा के बाद रुख करेंगे हसीन वादियों का। आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर आज कम से कम दर्जा हरारत कितना होगा। -3 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 2 से 3 दिन तक अभी यही जो हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं वही रहेगा बरकरार और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फबारी हो रही है वहाँ पर और सयाह जो जाएँ वो अपना भरपूर ख्याल रखें और अपने आप को कवर करें।
आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, शहर कराची का रुख करते हैं जहां से हमारे साथ एक 19 साला माहीन बलोच मौजूद हैं। उनके बारे में अगर आपको बताऊं तो इन्होंने 4-5 साल पहले अपनी जिद्दोजहद का आगाज़ किया और वे करती ये हैं कि जो जराइम पेशा या जो मंशियात में मुब्तला बच्चे हैं या जो कचरा चुनते हुए बच्चे हैं जिन्हें तालीम मैसर नहीं है, ये उन्हें तालीम देती हैं। इन्होंने पाकिस्तान के बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने का अज़्म किया है और माहीन बलोच ने ये आगाज़ किया बच्चों को पढ़ाने का अपने घर से, जहाँ पर ये सिर्फ 4 बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चों में और लोगों में इस बात का पता चलता गया, वैसे वैसे बच्चों में की तादाद में भी इजाफा होता चला गया। अब वो एक लियारी में ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से उन्होंने जगह ली है, उसके बाद वहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो बाकायदा गुफ्तगू करेंगे। माहीन बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माहीन, आपसे सबसे पहले तो यही सवाल करना चाहूँगी कि आप बच्चों को तालीम देती हैं, आप इतने सारे बच्चों को माशाल्लाह पढ़ाती हैं, आप खुद क्या पढ़ रही हैं? मैं अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन कर रही हूँ और आईआर फील्ड में, पहले तो मास कॉम करने का इरादा था लेकिन अब मैंने चेंज कर दिया है, जो इंटरनेशनल रिलेशन वही फील्ड पढ़ रही हूँ और आगे भी इरादा है कि मैं उसी फील्ड में पीएचडी तक करूँगी। ज़बरदस्त। अच्छा, ये ख्याल कैसे आया माहीन के जब आप पढ़ रही हैं तो बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं अपनी सेल्फ स्टडीज़ के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना भी कोई इतना आसान नहीं है, तो आपको कैसे आइडिया आया कि मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँ और फिर आपने किस तरह इसका इनिशिएटिव लिया? जब आप किसी एरिया में आप रह रहे हैं तो आपको वो चीज़ें मुयसर, जैसे मुझे भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। मैं अगर अपनी स्टोरी शेयर करूँ तो मेरे अब्बू मुझे बहुत उतनी मुश्किल से वो हम चारों बहन भाइयों को पढ़ाते थे। तो अक्सर हमारे एरिया में ऐसे अंडर प्रिविलेज एरिया से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे ऐसे बच्चे थे कि स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन मेरी फैमिली की सपोर्ट की वजह से, और ये काम रिसेंटली मेरे बाबा भी करते थे पहले जब हम छोटे थे और शादी से पहले भी, तो ये शौक़ मुझ में भी आने लगा। क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लम्स आगे जाके लोगों तक नहीं बताएंगे तो कोई बाहर से मेरे ख्याल से नहीं आता। तो मैंने अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे स्टार्ट किया। उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, मुझे कुछ समझ भी नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन बस फैमिली की सपोर्ट के साथ मैं ऐसे पढ़ती थी, उन्हें अवेयरनेस देना, क्योंकि उनमें ऐसे बच्चे थे जो 3 वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते थे। उनको लेकर आना, उनको उनके साथ बैठना, खेलना, उन्हें अवेयर करना कि स्कूल भी जाना है। तो ऐसे करके अब माशाल्लाह से हम शिफ्ट हो गए एक जगह पे, तो काफ़ी बच्चे पढ़ चुके हैं, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, सीनियर बैच है। पहले तो नहीं आती थी लेकिन अब मुझे एज अ रोल मॉडल देख के वो आती भी हैं और कहती हैं कि हमें भी ऐसा कुछ करना है। ज़बरदस्त। तो माहीन, जैसे कि आपने बताया कि आप जब आपने इनिशिएटिव लिया तो आप बहुत छोटी थी, कितने साल हो गए आपको बच्चों को पढ़ाते हुए, उनको ट्रेन करते हुए, और फिर फैमिली में किस किस ने, क्योंकि आपने अपने फादर का जिक्र किया, तो और कौन कौन, क्या आपके साथ वो टीचिंग भी करते हैं आपके फैमिली मेंबर्स, या किस तरीके से आपको सपोर्ट करते हैं? 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते। अब इस साल 2020 में हमारा 5वां साल कंप्लीट है, तो इसमें मेरे पेरेंट्स मेरे बहुत साथ थे। बड़ी सिस्टर वॉलंटियर काम करती थी, वो साथ थी। कुछ जैसे मेरे सीनियर स्टूडेंट है, अब पहले तो हम खुद ही चलाते थे, लेकिन अब जिन बच्चों को मैंने तैयार किया है तो हमारे पास गिव एंड टेक वाला सिस्टम है, क्योंकि हमारे पास कोई फंड सिस्टम नहीं है। मैं जिनको तालीम देती हूँ तो हमारे पास ये नहीं कि फोर्स है, लेकिन हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीकली 2 या 3 दिन हमारे साथ वॉलंटियर काम करें, क्योंकि हम कोई फ़ीस नहीं लेते, हम उन्हें अच्छे से अच्छे एजुकेशन। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा सेटअप है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो है कि बच्चे अवेयर हो रहे हैं कि स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है। मतलब अब तक कराची में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं मैंने सारे बच्चों को वहाँ पे विज़िट कराया ताकि उनमें वो जज्बा आए, और लोगों को मैं मिलाती हूँ उनसे सोशल मीडिया के थ्रू। क्योंकि पहले तो लोग कहते थे कि लियारी नहीं आते थे, मतलब बहुत गॉसिप चलती थी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया को टारगेट किया, वहाँ पे अपनी स्टोरी शेयर की, वहाँ पे वीडियोस शेयर किए, तो उस तरह मैंने लोगों को कन्विंस किया कि आप आएँ हमारे पास विजिट करें। क्योंकि जब तक हम एक दूसरे से
क्योंकि अगर हम लियारी की बात करते हैं तो सबसे पहला परसेप्शन यही जाता है कि जनाब वहाँ तो बंदा पर ही नहीं मार सकता, और बहुत ज़्यादा बीच में हालात भी बहुत ख़राब रहे, बड़ा इंसर्जेंट माहौल रहा है, लोगों को आना जाना दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था, इवन के ख़वातीन का घरों से निकलना जो है वो बड़ा मुश्किल तस्वुर किया जाता था। हम खुद लियारी गए हैं, बारहा विज़िट किया है हमने, और हालात ख़राब में भी गए हैं, हालात अच्छे रहे तब भी गए, लेकिन बड़े पुरअमन लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं और बहुत कुछ करना जानते हैं। इस हालात में भी अगर वो निकल कर कुछ करते हैं तो यकीनन उनमें वो जज्बा है। माहिन, आप यकीनन रोल मॉडल हैं। आपको चैलेंजेस क्या है, क्योंकि आपने बताया ना एक कमरे से, आपने एक छोटे से अपने घर के कमरे से शुरू किया जब आप 4 बच्चों को पढ़ाती थी, उसके बाद फिर वो जगह कैसे ली आपने, अब ये बच्चे कहाँ तालीम हासिल करते हैं, क्या क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लोगों ने आपको रोकने की भी कोशिश की होगी? असल में हमारे पास ये है कि कोई फंड सिस्टम नहीं है हमें, मतलब इस तरह से कि जब हमने स्टोरी अपनी शेयर की तो कुछ ऐसे अच्छे लोग भी मिले हमें जिन्होंने अपने मतलब उससे, मतलब कोई एनजीओ नहीं है, किसी भी नहीं है, खुद आके हमें बुक्स डोनेट किए हैं, स्टेशनरीज डोनेट किए हैं। इस तरह मतलब हम बच्चों को तैयार करके उन्हें स्कूल में एडमिट करवाते, बेसिकली तो गवर्नमेंट स्कूल में एडमिट करवाते हैं, मतलब कुछ ना होने से कुछ होना तो बेटर है। और बड़ी लड़कियां हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, उन लोगों को, उनको हम मैट्रिक करवा रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए। अब तो हमारे पास 2-3 टीचर्स भी जो हमने उन्हें कन्वेंस किया है कि आप प्लीज़ हफ्ते में 2 दिन हमारे पास वॉलंटियर काम करें, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम निकलेंगे बाहर, पॉजिटिविटी पे काम करेंगे तो लोग मिलते रहेंगे। मैंने कभी इंतज़ार नहीं किया कि कोई फैसिलिटीज़ हो जाए या कोई जगह मिले हमें, बस स्टार्ट करते गए काम आगे, मतलब इस तरह कहते हैं ना कि पानी को रास्ता मिल जाता है, तो मैंने भी इसी तरह से किया। और ये जो जगह आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये हमारे कम्युनिटी हॉल है। पहले तो ये बहुत बंद रहता था, मतलब यहाँ पे कोई लोग नहीं बैठते थे, नीचे तो फुटबॉल क्लब है लेकिन ऊपर यूज़ ही नहीं होता था। तो मैंने अपने बाबा से कहा कि आप क्यों ना इस जगह के लिए बात करें, क्योंकि बच्चे भी हमारे कम्युनिटी के हैं। अब तो माशाल्लाह से बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं माशाल्लाह। तो माहिन, उन्हें भी बहुत मुश्किल से कन्विंस किया, कम्युनिटी हॉल में तालीम हासिल करने के लिए आते हैं आपके पास, और कौन कौन से लेवल्स के हैं? क्या सिर्फ छोटे बच्चे हैं या फिर उनको कैटेगराइज किस तरह से करती हैं, किस तरह से पढ़ाती हैं सबको एक साथ? अभी तो हमारे पास जूनियर्स बेंच में 150 बच्चे हैं। जो सीनियर की अगर हम बात करें तो सीनियर वो 6 बजे के बाद स्टार्ट होती है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनमें मेरे साथ 3-4 वॉलंटियर्स भी हैं, अनस है, माइकान है, उमर है, यूसुफ है, समीर है, मतलब ये सारे मेरे स्टूडेंट हैं। हमारा तो हम इन्हें रेडी करके बोलते हैं कि गिव एंड टेक वाला सिस्टम है भाई, हम आपको जो सिखा रहे हैं आपको एज अ वॉलंटियर हमारे साथ काम करना है। और वो आते भी हैं, खुशी से आते भी हैं। मतलब जूनियर बैच में मेरे खुद के स्टूडेंट हैं, मेरी मम्मा भी कभी कभी आ जाती है, बड़ी सिस्टर आ जाती है हानी, तो इस तरह से। लेकिन सीनियर बैच के लिए 2 टीचर्स हमारे पास हैं, एक तो डॉक्टर है और दूसरे मास्टर कर रही हैं। तो उनसे काफ़ी हमने रिक्वेस्ट किया है कि आप आएँ हमारे साथ वॉलंटियर काम करें। मेरी एक छोटी सी टीम भी है जिससे जो हमारे और भी प्रोग्राम्स करवाती हूँ मैं, जैसे किसी की बुक पब्लिशिंग करवा दिया या किसी आर्टिस्ट को हमने एज ए अप्रिशिएशन के लिए प्रोग्राम दे दिया, या कोई टैलेंटेड मतलब बच्चे हैं उन्हें हम प्लेटफॉर्म देते हैं। और बच्चों के लिए भी अलग अलग एक्टिविटीज़, मतलब हमारे पास इतने कम वसाइल में हम इतना अच्छा सा काम कर रहे हैं। अगर हमारे पास और अच्छे वसाइल होते तो मैं ये समझती हूँ कि हम और भी स्पीडली काम करते, क्योंकि ये सिर्फ लियारी का मसला बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल सोर्सेज हैं, ये किस तरह से आप पूरे करती हैं? क्योंकि आप यकीनन आप कह रही हैं वसाइल नहीं है, कम्युनिटी हॉल अभी आपको मिल चुका है, लेकिन जाहिर सी बात है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जो बच्चे जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं इनके पास तो कुछ भी नहीं होगा, नॉट इवन पेन पेपर और बुक, तो किस तरह से इनके जो है आप अखराजात फिर पूरे करती हैं? पहले तो ऐसा होता था कि मैं कुछ मुझे पॉकेट मनी मिल जाती थी, बाबा लेकर आते थे, संडे मार्केट से बुक्स लेकर आते थे, बड़ी सिस्टर लेकर आती थी। लेकिन जब मैंने अपनी स्टोरी, क्योंकि जब मैंने फेसबुक यूज़ करना सीखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सही यूज़ किया जाए। तो मैंने वहाँ पे अपनी स्कूल की पेज बनाई, तो वहाँ पे मैंने अपना काम स्टार्ट किया। कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ लोग ऐसे थे कराची से थे, लाहौर में से थे, रावलपिंडी से भी थे, इस्लामाबाद में से, मतलब वो हमसे कनेक्ट हुए। वो अपने मतलब कोई एनजीओ से नहीं थे, वो अपने सेल्फ अपनी खुशी के लिए विजिट करते थे। कोई स्टेशनरी देता था, कोई बुक्स। और अगर हम कोई प्रोग्राम्स रखते थे उससे पहले हम फेसबुक पे एक वीडियो बना के दे देते थे कि अगर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें आप लोग हमें डोनेशन दे दो या हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, आप ये चीज़ें हमें दे दो। तो इस तरह से कुछ लोगों ने हमें हेल्प किया। कुछ ट्रेनर्स जो
के बहुत फीस भी लेते थे जो स्कूलों में लेते थे, लेकिन वो मिस्ताक फाउंडेशन में आके फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने ट्रेनिंग दी। मतलब कहने का मकसद ये है कि जब तक आप रुकेंगे नहीं, आप काम कंटिन्यूसली करेंगे, तो जाहिर सी बात है लोगों को लेकर आना इतनी मुश्किल सी बात नहीं है। अच्छा, ये जो माहिन आपके पास बच्चे आ रहे हैं, ये आपने बताया कि हर उम्र के बच्चे आपके पास अब तक पढ़ रहे हैं, तो ये इन बच्चों का बैकग्राउंड क्या है? क्या ये सारे बच्चे वो हैं जो कि चाइल्ड लेबर किया करते थे, या फिर इनके वालिदैन इन्हें पढ़ाना नहीं चाहते थे, घरों से भी बच्चे आते हैं? किस नौयत के बच्चे आपके पास अब इस वक्त तालीम हासिल कर रहे हैं? ये जो एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, अंडर प्रिविलेज एरिया, मतलब वहाँ पे कुछ बच्चे तो चाइल्ड लेबर भी थे, कुछ ऐसे भी थे। जाहिर सी बात है जब एक माँ बाप दोनों ही मजदूरी कर रहे हैं तो वो तवज्जो ही नहीं दे सकता कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे बच्चे थे, कुछ बच्चे ऐसे ही बस पढ़ते नहीं थे, गलियों में घूमना खेलना, मतलब अवेयरनेस की बहुत कमी थी। ऐसा नहीं था कि सारे बच्चे चाइल्ड लेबर थे, मतलब उनमें से कुछ बच्चे थे। और कुछ लड़कियां, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी बिकॉज फीसेस इतनी ज़्यादा होती हैं, अगर वो नहीं पढ़ पाते थे और निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो अब मुझे देख के वो मेरी फैमिली भी उनके साथ, उनके पेरेंट्स से बात करना, तो वो अब आ रही हैं क्योंकि उन्हें प्लेटफॉर्म मिल गया है। जब तक हम एक प्लेटफॉर्म उन्हें नहीं मिलता तो उन्हें कोई अवेयर करने वाला कोई नहीं था, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं था। वो नहीं समझती थी कि पढ़ना इतना ज़रूरी है। जब तक आप निकलोगे आपके एरिया में, क्योंकि मैंने खुद देखे, मैं जब स्कूल जाती थी उस वक्त की बातें 5-6 साल पहले की बातें, तो मैं खुद देखती कि गलियों में बच्चे खेल रहे होते थे, कुछ बच्चे पता नहीं मतलब अलग अलग चीज़ें कर रहे होते, उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि पढ़ना भी है, चाइल्ड लेबर था। तो जब मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया कि भाई क्यों ऐसा है, मतलब पूरे एरिया में जब 3-4 घर के बच्चे स्कूल जाते हैं, तो मेरे बाबा अक्सर मुझे कहते थे कि माहिन तुम जो पढ़ रही हो उसे शेयर करो। पहले तो मुझे नामुमकिन लगता था, लेकिन अब मैं कहती हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम ये इनिशिएटिव हर एरिया में लें, क्योंकि ये सिर्फ लियारी का मसला नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में यही मसला है। मैं कराची विज़िट किया है, मैंने लाहौर में विज़िट कर चुकी, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, मतलब सिंध में भी मैं काफ़ी जगहों पे विज़िट कर चुकी हूँ। वहाँ पे भी हमें ऐसे एरिया मिलते हैं, ऐसे इवन स्कूल है, लेकिन वहाँ पे बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो स्कूल जाएँ और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। क्योंकि आप खुद भी स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रही हैं, तो आप अपनी स्टडीज़ कैसे मैनेज करती हैं? आपका भी यकीनन आप अपने इंस्टीट्यूट भी जाती होंगी पढ़ने के लिए, और उसके बाद फिर इन बच्चों को भी पढ़ाना, और उसके बाद आप कह रही हैं कि अब हमने सीनियर लेवल पे भी तालीम देना शुरू कर दी है 6 बजे के बाद। तो इन सारे टाइमिंग और अपना स्केड्यूल आप कैसे मैनेज करती हैं? पहले तो बहुत मुश्किल होता था, मतलब मैंने बहुत टफ टाइम स्पेंड किया है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि मैं बहुत रो पड़ती थी, नहीं हो पाता था। लेकिन अब जब 5 साल हो गए, अब ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन हो गई मेरी, मतलब वो बच्चे इतने मोहब्बत देते हैं, इतना प्यार देते हैं, और मैं जानती भी हूँ कि अगर अब ये काम अगर बंद हो जाए तो जो आगे के हमारे जो बच्चे हैं तो वो मिसगाइड हो सकते हैं। तो अब मैंने ऐसा मैनेज कर दिया है कि मैं मॉर्निंग टू इवनिंग बहुत ही बिजी रहती हूँ, समटाइम रात को भी बहुत बिजी होती हूँ, लेकिन बस इनको देख के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। मतलब ऐसा होता है उनकी एक मुस्कुराहट, अगर आप आके विजिट भी करेंगे ना तो आपको बहुत सेटिस्फाई फील होगा कि ये जो चल रहा है, ये जो हो रहा है, ये बिल्कुल बेहतरी के लिए हो रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि हमें कुछ करना चाहिए। और सबसे ये बड़ी मोटिवेशन मेरे लिए मेरे डैड हैं, मतलब वो इतना काम करते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मैं थक गया हूँ। कभी रात को भी वो अगर हमारे साथ आके डिस्कशन के लिए टाइम दे पाते थे। और दूसरी बात, मैं जितने चैंपियंस हैं हमारे, जितने लेजेंड हैं, मैं उनकी बायोग्राफी पढ़ती हूँ। असल में वो इतना टफ टाइम गुजार सकते हैं तो हम क्यों नहीं गुजार सकते? मतलब हमें भी करना चाहिए। अगर उनका प्रोफेशन क्या है? मेरे अब्बू को टेलीफोन ऑपरेटर है सिविल हॉस्पिटल में, और बुक पब्लिशिंग का काम भी करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा माहिन, स्कूल में आपके बच्चों को तालीम देने के साथ साथ क्या कुछ मज़ीद स्किल्स और हुनर भी सिखाए जाते हैं, या सिर्फ अभी आप जो कोर्स है उसको पढ़ाने की कोशिश कर रही हैं? बिल्कुल, अगर मैं कोर्स की बात करूँ तो हमारे पास पढ़ाई का सिस्टम बिल्कुल ही चेंज है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब तक बच्चे खुद इन्वेंशन नहीं करेंगे, जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बचपन से मैंने खुद फेस किया है कि स्कूलों में रट्टाफिकेशन, मतलब मैं खुद मार खाती थी अगर मैं सवाल पूछती थी, इतना मतलब टफ टाइम मैंने गुजारा। तो मैं चाहती थी कि पढ़ाई का निज़ाम बिल्कुल चेंज हो। मैं खुद आर्टिस्ट भी हूँ, मैं थिएटर लिखती हूँ, लाइव ड्रामे करते हैं हम लोग, पेंटिंग पे काम करते हैं, आर्ट्स पे काम करते हैं हम, रिसाइकलिंग पे काम करते हैं।
रिसेंटली मैंने एक कैंप भी लगाया था, जो जुलाई में हमने ऐसा समर कैंप लगाया था, उसमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी थी, अवेयरनेस सेशन दिया था और प्लांटेशन करवाई हमने, थिएटर के मतलब ऐसे एक्टिविटीज़ हम करवाते रहते हैं, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जब तक बच्चों को रिसर्च वर्क नहीं सिखाया जाता तो असली देखो रियल एजुकेशन इज ऑल अबाउट रिसर्च एंड आप क्या इन्वेंट कर रहे हो, ये नहीं कि आप रटिफिकेशन करें। कोशिश भी कर रही है। माइंड वेरी क्विकली आप क्या पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत से? क्विकली बिल्कुल। मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि अब आए हम सब मिल के इस जो मैंने एक छोटे से इनिशिएटिव जो मिस्ताक के नाम से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप सब मिल के इसको हम बड़े लेवल पे इनिशिएट लें ताकि ये हम सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो। और दूसरी बात जो हमारा अब तो एक कम्युनिटी हॉल में हम पढ़ा रहे हैं। बहुत शुक्रिया माहिन, मेरे पास वक्त भी खत्म हो गया, लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मोटिवेशन मिली। जो लोग माहिन का साथ देना चाहते हैं, इनका फेसबुक पर भी पेज मौजूद है, यकीनन ये तालीम को आगे बढ़ा रही हैं और बहुत अच्छे स्ट्रक्चर के थ्रू बढ़ा रही हैं, तो आप इनका साथ भी दे सकते हैं और यही है कि आगे बच्चे तालीम हासिल कर सकें। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। जनाब, ये जो मसला है ये हर घर का मसला है, हर लड़की का मसला है और ना सिर्फ लड़की का बल्कि मर्द हजरात का भी मसला है। और क्योंकि हम रोज़ाना ऐसे ही कुछ इश्यूज़ लेकर आते हैं जो कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े हों, तो ये मसला तो बहुत बड़ा है, क्योंकि जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो सबको अपने कपड़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन अक्सर ख़वातीन का शिकवा ये है कि जनाब सीज़न गुजर गया, टेलर जो है वो कपड़े लेकर नहीं पहुँचा। और ये मेरा भी शिकवा है अपने टेलर से, अगर सुन रहे हो ताहिर भाई तो पता लग जाएगा कि जनाब वो क्या करते हैं हमारे साथ। तो अक्सर यही होता है कि जनाब बहुत लेट कपड़े मिल रहे हैं। इधर जब ख़वातीन टेलर के पास से जब उनके कपड़े सिलकर आ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा शिकवा ये होता है कि जनाब हमने तो इतना कपड़ा दिया था, आपने ये क्या बना के दिया, बाकी कपड़ा कहाँ है, क्योंकि उसकी डिज़ाइनिंग करानी होती है। आजकल हर एक लेडी के अंदर जो है ना वो एक सेल्फ डिज़ाइनर भी मौजूद है, जो कि कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी चीज़ें हैं हम उनको यूटिलाइज़ कर लें, जो कि अच्छी बात भी है। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? अक्सर हम एक वर्जन तो ख़वातीन का सुन लेते हैं, लेकिन हमारे जो टेलर मास्टर्स हैं वो हमसे बड़े शिकवे करते हैं कि आप हमारा वर्जन सामने नहीं लेकर आते, ऐसा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो वो लोग क्या कहेंगे इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ जो घरेलू ख़वातीन हैं जिनके कपड़ों के साथ इश्यूज़ रहते हैं, आज इवेंट है, कपड़े अभी तक नहीं पहुँचे, कल सुबह ईद है, हमें आज मिलाद में जाना है लेकिन कपड़े अभी तक आए नहीं हैं, ये सारे शिकवे अपने ख़वातीन के बजा हैं और इसमें कितनी सदाकत है आज इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ जो डिज़ाइनर्स हैं हमारे, जब उनसे बात होती है तो और अगर उनके आउटलेट्स हम विज़िट करते हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हमें लग रहे होते हैं बहुत दफ़ा। तो हम कहते हैं कि ये जो कपड़ा टेलर हमें इतने में बना के दे रहे हैं, आपने इतना एक्सपेंसिव लगाया, आखिर ऐसा क्यों? आपने कौन से जाना वो कपड़ा उठा के लेकर आए जो आप इतना एक्सपेंसिव हमें दे रहे हैं? तो उसमें क्या डिफरेंस होता है और क्या तब्दीलियाँ होती हैं जिसकी वजह से डिज़ाइनर जो सूट हैं वो इतने महंगे होते हैं? इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। कस्टमाइज स्टिचिंग जो है वो लोगों को सस्ती पड़ती है या महंगी पड़ती है, तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। जो पैनल है हमारे साथ उन सब लोगों का तारुफ आपसे कराती चलूँ। सबसे पहले क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि टेलर मास्टर्स हमारे जो है ना वो बहुत ज़्यादा शिकवा कर रहे होते हैं कि जनाब हमारी जो चीज़ें हैं वो तो सामने आती नहीं कि हमारा क्या मौक़िफ़ है। तो सबसे पहले हमने आज मधु की अपने शो में मास्टर सलीम को, जो कि एक्सपर्ट टेलर हैं और बहुत ज़माने से स्टिचिंग कर रहे हैं, और यही जो बातें मैं आज कह रही हूँ वो तो पता नहीं कितने सालों से सुन रहे होंगे, तो वेलकम टू द शो। उसके अलावा एक और चीज़ हमने देखी है कि अब जैसे जैसे ज़माना मॉडर्न हो रहा है, हर चीज़ स्मार्ट होती जा रही है, ऑनलाइन होती जा रही है, तो फिर कपड़े कैसे पीछे रह सकते हैं? ख़वातीन की कोई चीज़ कैसे पीछे रह सकती है कि वो ऑनलाइन दस्तयाब ना हो? क्योंकि अगर ऑनलाइन शॉपिंग का रेशो निकाला जाए और जो सर्वेज़ अगर हम विज़िट करें तो उसमें कहा जाता है कि जो शॉपिंग करती हैं वो सबसे ज़्यादा ख़वातीन होती हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन दर्जी मुतारिफ करवाए जा चुके हैं पाकिस्तान के अंदर भी, और ये काम अब ज़ोरों शोर से चल रहा है। उसामा मंच को हमने इनवाइट किया, जो कि एक ऑनलाइन टेलर ऐप है, उसको रन करते हैं और वो सारी चीज़ों को मैनेज भी करते हैं। साथ साथ हमारे साथ राबिया हारिस मौजूद होंगी, जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है तमाम कपड़ों के अंदर, जो अभी आजकल हम देख रहे हैं कि ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे। साथ साथ चूँकि सबसे बड़ा मसला ये
ये कि ख़वातीन का मसला है कि उन्होंने रिप्रेजेंट करना है कि हमारे साथ इश्यूज़ क्या हैं, कपड़ा बच गया, चोरी हो गया, कहाँ रह गया, ऐसा डिज़ाइन नहीं बनाया, लेट हो गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रज़िया मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका जो है ये मसला है कि कपड़े ख़त्म हो जाते हैं, इवेंट्स निकल जाते हैं, लेकिन कपड़े नहीं आते। रज़िया, मेरी बात से आप जो है अग्री करती हैं? क्या वाकई ऐसा होता है या मैं जो है वो एग्जैजरेट तो नहीं कर रही कहीं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा होता है और ऐसा ही होता है, शुरू से ऐसा ही हो रहा है। पहले हमारी मदर्स के साथ ये वाला मसला होता था कि कहीं जाना होता तो हमें बाम छोटे छोटे होते थे, बार बार चाह नहीं चाह पूछ के दर्जने कपड़े सीते नहीं कि नहीं सीते, हम दिन में 4-4 चक्कर लगाते और जब आखिरी चक्कर हमारा तो कहते बस तरपाई रह गई है, क्योंकि उस दौर में ना हेमिंग करते थे ना नीचे से, सही कह रही हैं। वो अब तो खैर पाइपिंग वगैरह लग जाती है या हेमिंग नहीं भी होती, वैसे तो दोबारा से ये रिपीट हो रही है चीज़ें कि हेमिंग होती है। तरपाई रह गई है, होने करके होने ही दे देनी है, अब फिर गई बटन रह गए बस, बटन लग ही रहने। इस तरह बाज़ वक़्त तो सेम डे मिल जाते थे कपड़े, लेकिन बाज़ वक़्त तो वाकई वो वाली आपके वाली बात के चल कोई और ही काट दे, नहीं उन बांधे पहने तो चलिए, 2-2 घंटे लेट हो जाते थे हम लोग। बिल्कुल। और तो ये मसले रहते ये थे। जो ये सबसे पहले तो इसी मसले पे बात कर लेते हैं ना, क्या वाकई ऐसा होता है मास्टर साहब? जी नहीं, फ़िलहाल तो ऐसा तो नहीं होता। कभी ऐसा हो जाता है कि इनको अर्जेंट सूट चाहिए होता है, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो ये मिनतल्ला करके कि ये भाई आप सी दें कि मैंने जाना है, ये है वो है, तो उस मजबूरी में फिर हम लोग जो ना टेलर को कहते हैं कि यार आज इधर बैठ जो करो, तो उसमें फिर ये जब आते जो टाइम दिया होता है उससे आधा घंटा लेट हो ही जाता है, क्योंकि वो एंड पे तरपाइयाँ वगैरह या कोई प्रेस वगैरह रह जाती है, और तो ज़्यादा इतना मसला नहीं होता। लेकिन ये होता है कि 1 घंटा या 2 घंटे लेट हो जाता है। मसला ये भी है ना कि आप लोग अगर इतना वर्कलोड होता है तो फिर लेते ही क्यों हैं कपड़े? वो कहती तो है ख़वातीन के जनाब जब हम आ रहे होते हैं तो कपड़े तो रख लेते हैं, फिर जब जाना होता है तो टाइम पे नहीं मिलते। ये तो 10 दफ़ा तो मेरे साथ भी हुआ है। नहीं तो इनकार तो हम भी करते हैं लेकिन फिर वो ही बात आ जाती है कि नहीं भाई आप सीधे आप सी सकते हैं, आपके पास हो सकता है कि आप कर सकते हैं ये काम, तो मजबूरन फिर वो लेना पड़ता है हमें। नहीं, इनकार यानी करते हैं, ख़वातीन बहुत ज़्यादा इनकार प्रेशराइज करते हैं, इनकार ये करते भी हैं, कि टेलर वाकई इनकार करते हैं, लेकिन ईद पे बड़ी ईद पे या किसी फंक्शन तब कहते हैं नहीं जी बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन आगे पीछे तो खुद फ़ोन कर करके पूछते हैं कि जी आप कितना अर्सा हो गया आपने को कपड़े नहीं सिलवाए। मेरे भाई का जो बेटा है ना उसकी दुकान है टेलरिंग की ना, मैंने उसको एक सूट दे दिया गलती से। सही। मैं कहा मैं तेरी पुप्पो हूँ और पहली दफ़ा तुझे मैं ये सूट दे रही हूँ, तूने मुझे ईद को दे देना है। आपको यकीन नहीं आएगा 4 ईदें गुजर गई, वो सूट नहीं आया सूट, सिर्फ इस वजह से कि मैं पुप्पो हूँ। मैं कहा भरावा पैसे ले लें, सूट तो दे दे। कहता पुप्पो लब्बे का तो सियांगा ना उसने पता नहीं कहाँ घुमा दिया। अच्छा, ये बड़ा मसला होता है कि कपड़े मिस हो गए, कपड़े खो गए, इतना महंगा कपड़ा ख़वातीन ढूंढ के लाती हैं, उसके साथ की बेलें लेकर आती हैं, बटन लेकर आती हैं, पाइपिंग की मैचिंग होती है। तो उसामा ये जब ऑनलाइन, क्योंकि हमें कोई चीज़ विजिबल नहीं है, दिख नहीं रहा है, जो टेलर हमें दिख रहा है वही कपड़ा जो है घुमा देता है, तो फिर ऑनलाइन दर्जी पर ख़वातीन एतबार करती हैं कि तुम ले तो जाओगे, पता नहीं हम किस तरह से डिलीवरी बॉय आएगा ले जाएगा। एक तो मैकेनिज्म भी थोड़ा सा हमें क्विकली बताइएगा, और फिर क्या वो एतबार कर लेती हैं आपके ऊपर कि लेके तो चला गया अब लाएगा भी कि नहीं? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन द शो। अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं, क्योंकि ये सारे मेथड्स बहुत पुराने हैं, तो यही इन्हीं सबको केटर करने के लिए हर जगह, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो हर शोबे में आ गई है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते, तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए टेक्नोलॉजी का अगर इस्तेमाल जो हम भी करते हैं उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स आसान हो जाते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था 2 साल पहले, तो ये प्रॉब्लम हमें रहा है कि कस्टमर्स का ट्रस्ट गेन करना है इस मामले में कि आप किसी के कपड़ा ले आते हैं, उसके बाद उसको नहीं पता कि हमारा यूनिट कहाँ पे है, क्योंकि ये सारा सिस्टम ऑनलाइन है। तो ट्रस्ट गेन करने में हमें भी 2 साल तो एटलीस्ट लगे हैं, स्पेशली फीमेल कैटेगरी जो है उनका ट्रस्ट गेन करना बहुत मुश्किल है। वो तो एक कपड़ा भी खरीदेंगी तो 10 दफ़ा छाट पटक के खरीदेंगी। तो कुछ हमारी जो सर्विस थी, हम लोग तो वैसे भी सी के भी 3 दिन के अंदर प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसमें शुरू में बहुत मुश्किलात थी, बिल्कुल थी, लेकिन अगेन कि हमने उस टेक्नोलॉजी को बेहतर से बेहतर बनाया, टेस्टिंग की, और शुरू के 1 साल में सिर्फ टेस्टिंग करते थे कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सारी यही हैं जो भी हमने डिस्कस की हैं, कि कपड़ा लेट पहुंचना, स्पेशली जब ईद आती है या रमज़ान आता है तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो उसको केटर करने के लिए हमने ऐप के ज़रिए अपना एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जिसमें एक फ्रंट एंड ट्रैकिंग होती है कस्टमर के पास, उसको पता होता है कि मेरा आज जो ड्रेस है वो आज पिक हुआ है, आज डिलीवर हुआ है, आज उसकी कटिंग यूनिट के पास गया है, आज वो स्टिचिंग यूनिट के पास गया और आज वो पैक होकर मेरे पास इस टाइम तक डिलीवर हो जाएगा। इस तरह तो वो ट्रैकिंग भी कर सकता है। इसी तरह जो दूसरे मसाइल जो इनके जो टेलर्स एंड से आते हैं, हमने उसकी बैक एंड ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया हुआ है कि हमारे पास जो ऑर्डर्स आते हैं वो लेट होने की बजाय हम उनको बाकायदा ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए जो है एक सिस्टम
सिस्टम के ज़रिए, अपनी ऐप के ज़रिए उनको उस सिस्टम में लेके जाते हैं ताकि वो ऑर्डर्स लेट ना हो, अपने टाइम पे पहुँचे। फिर हमारी तो सर्विस क्योंकि B2B और B2C दोनों है, तो हमने उस अपने सारी जो टेक्नोलॉजी, फिर नाप वाला जो पैटर्न है हमारा, वो सारा ऐप के ज़रिए। हमारा टेलर या हमारा जो बंदा है वो कस्टमर के घर जाके भी ले सकता है, अगर कोई नहीं देना चाहता, या जो हमारे रिमोट क्लाइंट्स हैं, जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, वो सारे ऐप के ज़रिए हमारे सिस्टम में जो है वो अपना डेटा भेजते हैं। और उसमें ये भी है कि जो चांसेस ऑफ एरर हैं वो बहुत कम हो जाते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी। तो इस तरह यानी बड़ा अच्छा जो जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने सीरियसली एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन सुनने में बड़ा ऑर्गेनाइज लग रहा है। एक और चीज़ है राबिया, वो ये कि हम अक्सर देखते हैं कि जो डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं वो खासे महंगे होते हैं। अगर यही एक फॉर एग्जांपल बहुत सादी सी बात करती हूँ मैं, बहुत घरेलू सी, कि अगर हम एक फ़्रॉक बनवाते हैं जनाब, बिल्कुल प्लेन शिफॉन या कोई जॉर्जेट स्टफ़, और उसका दुपट्टा शुपट्टा, आजकल तो खैर हर चीज़ जो है ना वो गोटा दबका सब कुछ लगा हुआ भी मिल रहा है, तो आपको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यही जब आप एक डिज़ाइनर ड्रेस पिक करते हैं तो वो एक सादी सी शिफॉन की फ़्रॉक आपको जी हज़ारों रुपए में मिलेगी। यही मैं अभी कपड़ा उठाऊंगी 10-12 गज़ और ले जाके मास्टर साहब को दूँ, तो मास्टर साहब ऐसे ही बना के देंगे कि वाह भाई वाह। तो ये क्या मसला है कि जो डिज़ाइनर है, क्या वो अपने ब्रांड टैग्स और वो आउटलेट्स और वो चमाचम के पैसे ले रहे हैं, या वाकई देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस? डिफरेंस भी है, और कुछ वो अपनी चमाचम के पैसे भी चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने एक मेहनत किया, एक ब्रांड बनाया, उसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, आपको अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको ऑन टाइम काम दे रहे हैं, या अगर आपका काम लेट भी हो रहा है पर आपको काम अच्छा करके दे रहे हैं। आप एक टेलर से एक ड्रेस सिलवा रहे हो तो वो आपकी गुम फ्रॉक की सिलाइयाँ कभी भी नहीं लगाएगा, दैट इज़ श्योर। सही, ठीक है। और आपको अगर ब्रांड से एक ड्रेस मिल रहा है तो आप उसको एटलीस्ट उल्टा करके देखो कि उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, ताकि आपको दोनों चीज़ों का डिफरेंस नज़र आए। और एक ब्रांड कट और एक नॉर्मल टेलर कट में बहुत डिफरेंस होता है। सही, जिसका वो ब्रांड हम लोग जो हैं वो चार्ज करते हैं। ठीक, कि आपके इस ड्रेस के इसके इतने चार्जेस हैं। अब एक टेलर है, एक फ्रॉक के 3500 रुपीज़ अगर वो चार्ज कर रहा है और हम लोग उसके 6000 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कि उसके अंदर डिफरेंस है। तो ये कस्टमर को चाहिए कि उसको उल्टा सीधा करके, या उसको उसकी नो हाउ हो, उसको पता हो कि आपका शोल्डर बना हुआ है या आपके स्लीव्स बने हुए हैं, उसकी कटिंग कैसी हुई हुई है, या उसके वो सिलाइयाँ किस तरह से लगी हुई हैं, या उसके अंदर जो पैटर्न मेकिंग है, डिज़ाइनिंग है सारी, वो जो हमारे डिफरेंट सारे चैनल्स के थ्रू हम लोग काम करते हैं। अच्छा, ये जो कट वाली आपने बात की ना राबिया, ज़रा इस पर भी मैं आपसे मजीद बात ये करूंगी कि इधर ये जो डिज़ाइनर्स हैं हमारे, कट्स वो खुद कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, या वो पैटर्न्स बना के देते हैं, फिर मास्टर साहब इसको सेकंड करेंगे या नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है या नहीं होता, तो ये तो आप ही लोग बताएंगे। पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप, कहाँ से गुफ्तगू कर रही हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं राबिया आतिफ बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका, क्या कहना चाहेंगी? मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो डिजाइनिंग राबिया मैम बैठी हैं, इनसे जरा मेरी बात करवा दें। जी जी, वो सुन रही हैं आपको, फरमाइए। जी मैम, मैं ये बात करना चाह रही हूँ, मेरे भाई की शादी है ना मार्च में, तो मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि ड्रेसेस उस मतलब कि मार्च में मैं कौन से फैब्रिक कौन सा लूँ, और मतलब कि तो इतनी हेल्दी नहीं हूँ मैं, मतलब नॉर्मल तो मैं मेरा, तो मैं कैसी ड्रेस चूज कर सकती हूँ, कौन सा फैब्रिक, ये जरा मुझे बता दीजिए। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, आपका जवाब भी देते हैं। तारिक हमें कॉल करें गुजरावाला से। जी तारिक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दो मसाइल है और लेडीज के अपना कपड़ों के हवाले से। एक मसाइल तो ये है कि जी जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ दो मसाइल हैं ये कपड़े के हवाले से। एक, औरतों के लिए कपड़ा रखने की जगह नहीं होती है कि इनके पास कपड़े नहीं होते, जो एक मरतबा पहन लेती है वो दोबारा नहीं यूज करती। सही। और दूसरा मसला भी बता दें जी। पहला ये है ना कि स्टेज में जगह नहीं है कपड़े रखने के लिए। दूसरा तो बताएंगे, इनके पास कपड़े नहीं है। उसके बाद कपड़े ये भी बता दें कौन से पहनने। सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया तारिक।
ये इस बार तो जरा रजिया आप ही रोशनी डालें कि ये तो वैसे वाकई होता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि घर में वाकई कपड़ा कपड़े रखने की घर में जगह रखने नहीं की है। जगह नहीं होती। So as me, भाई मैं आपकी हमेशा बात से मेरे एग्री साथ ये करती हूँ। होता है। हाँ बिल्कुल। अब मैं भी कहीं जाना हो ना तो 50 सूट किसी जो बहुत अच्छा लग रहा हो जो पहनने चाहते हैं उसके साथ दुपट्टा नहीं मिलेगा टाइम पे। एग्जैक्टली। और बाज़ वक्त कोई जूते नहीं मैच हो रहे होंगे, बाज़ वक्त कमीज़ मिल जाएगी, शलवार नहीं मिलेगी, ट्राउज़र नहीं मिलेगा। तो इन्ने कपड़े ने पाई की पावा कितने जावा की करा शो ते जाना उत्थे सी इत्थे सी। और यकीन करें इतने गठड़े भी बांध बांध के रखे हुए, जहाँ मर्जी तलाश कर लें उसके साथ का नहीं मिलेगा। फिर कोई और ढूंढा उसके साथ का पजामा का, फिर कोई और ढूंढा, और इस तरह फिर वो मुख्तलिफ चीज़ें बांध के जब रख देते हैं अगली दफ़ा नहीं मिलती। और अच्छा फिर वही अक्सर बात होता हो भी जाती है कि वो सॉरी राबिया के अक्सर हम ये भी देखते हैं कि हमने आज जी जनाब फॉर एग्जांपल एक XYZ इवेंट पे जाना है, आज शादी पे जाना है, नहीं ये इसके अकॉर्डिंग तो मेरे पास कपड़े ही नहीं है, तो मैंने पिछली शादी में भी पहने। और सबसे बड़ा मसला है सोशल मीडिया पे जब तस्वीरें आ जाती है जनाब सारे कपड़े पुराने हो चुके थे। अच्छा राबिया वो जो सवाल था हमारी जो कॉलर पूछ रही थी, अब मार्च का सीजन आ गया, मेरे ख्याल से गर्मी शुरू हो ही जाएगी, अभी आसार तो नहीं लग रहे लेकिन मार्च में गर्मी होती है। किस तरह का कपड़ा खवातीन चूज कर सकती हैं समर्स में? ज़्यादातर जो चलेगी नेट चलेगी, और नेट के साथ साथ आप रॉ सिल्क यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप वेलवेट वगैरह को तो वो सिर्फ टिल दिसंबर एंड जनवरी, फरवरी में भी लोग यूज़ नहीं कर सकते। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि हमने एक दफ़ा जोड़ा पहना तो हम उसको यूटिलाइज कर सकें एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो आपको कपड़ा वो चूज़ करना चाहिए जो आपकी बॉडी के हिसाब से आप पे सूट करे, और सेकेंडली आपके कलर स्कीम्स भी उस तरह के हों जो आपकी कॉम्प्लेक्शन के साथ जा रहे हों। तो आपके लिए वेलवेट तो आई डोंट सजेस्ट कि वेलवेट यूज की जाए। ये जो ऑनलाइन सिस्टम है उस पर जरा हम मजीद भी समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी खवातीन को वो आसानियां भी उनके लिए पैदा हो सकें और थोड़े लड़ाई झगड़े भी कम हो सकें। हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए इन सब सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं आज दर्जियों और ख़वातीन से जुड़े आपस के मसाइल की। तो हम जाने से पहले उसामा हम यही बात कर रहे थे, एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी जो आप गुफ्तगू कर रहे थे कि ये जो बार बार कपड़े आते होंगे या फिर उनको रीफिट होना है, उनको दोबारा रीसाइज होना है, तो उसके लिए भी आपको दोबारा से उसको पिक कराना है या ड्रॉप कराना है, फिर वो चेक करेंगे। तो आपके क्या इससे प्राइसेस वेरी करते हैं पिक एंड ड्रॉप की वजह से, डिलीवरी की वजह से? बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमने इसमें एक चीज़ बहुत फर्मली हम इसमें अपने कस्टमर को रिपोर्ट करते हैं जब वो पिक होता है थ्रू आर इनवॉइस, या जब हम उसको रिसीविंग देते हैं वाइल पिकिंग, कि अगर जो उसने नाप साथ दिया है या जो नाप हमें प्रोवाइड किया है अगर उसमें 1 इंच का डिफरेंस भी है तो विल ऑल्टर फॉर फ्री, हम फ्री ऑल्ट्रेशन उसकी करते हैं। अगर उसमें हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अगेन कि उसने नाप अपने एंड से ही खुद सही नहीं दिया कि उसको लग रहा है कि वो नाप मेरा पुराना हो गया, तो फिर उसमें डेफिनेटली वी चार्ज एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा पैसे उसके चार्ज करते हैं, वी डू नॉट ऑल्टर फॉर फ्री। ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल दर्जीज पैसे ले रहे हैं उससे ये ऐप महंगी है, क्योंकि अक्सर लोगों का यही प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि जनाब ये आ तो गए ऑनलाइन दर्जी लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर चार्ज हैं। तो आप लोगों ने किस तरह से प्राइसेस को मेंटेन किया? ये वाला अभी जैसे हम ब्रेक में बात कर रहे थे, अभी जो राबिया ने कहा कि इसमें कस्टमर्स जो हैं स्पेशली अगेन नो ऑफेंस पर जो फीमेल कैटेगरी है वो ज़्यादा इसमें जो है एतराज़ बहुत करती हैं, चाहे दर्जी महंगा हो या सस्ता हो, वो फिर भी इस मामले में खुश होती नहीं है। हमारा जो इस वक्त रेट्स हैं वो बहुत सिंपल हैं, लाइक हम लोग बिल्कुल माइनर या मिडिल रेट्स में आते हैं, ना हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना बहुत ज़्यादा चीप है। जैसे अभी ये डिबेट चल रही थी कि जो फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो भी बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, बट क्वालिटी नेवर कम्स चीप। तो हमारे जो मतलब मिनिमम रेट है हमारा जो सिंपल सूट है फॉर एग्जांपल वी चार्ज 1500 रुपीज़, और उसमें 3 दिन में आपको आपके घर से पिक हो रहा है पर आपके घर डिलीवर भी हो रहा है। तो उस लिहाज से मतलब 1500 इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। ठीक है। तो ख़वातीन और मर्दों के दोनों के कपड़े आप जो है वो स्टिचिंग प्रोवाइड करते हैं? ज़बरदस्त। तो अब ये और मेरे ख्याल से मर्द कस्टमर्स आप लोगों के पास ज़्यादा होंगे क्योंकि वो काहिल होते हैं कि बस हमें जाना ना पड़े टेलर के पास, या ऐसा हमारे पास गलत है? फीमेल ज़्यादा हैं तो दोनों ही कपड़े ज़्यादा बनाती है ना, मसला ये। मर्दों ने तो साल में शायद जब सीज़न आया तो 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, फीमेल्स में तो अभी फिर समर्स आ जाएंगी तो सारी लॉन्च हो जाएंगी तो फिर रश लग जाएगा। मार्च जो है वो दोबारा से एक तरह से सेमी पीक सीज़न होता है। आगे रमज़ान जैसे जैसे करीब आता जाएगा तो मतलब जो समर्स हैं वो बहुत हॉट सीज़न होता है फॉर फीमेल्स। अच्छा, जो सीज़न वाइज जो है ना वो राबिया डिज़ाइनर्स तो बड़ी अच्छी तैयारी करते हैं कि अब हम जैसी फरवरी
स्टार्ट होता है या मिड आता है तो हम देख लेते हैं फौरी तौर पे जो है लॉन्च कलेक्शन जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, लॉन्च हो जाते हैं, तो बड़ी तैयारी होती है ज़बरदस्त किस्म की। ये जो टेलर मास्टर्स है ये भी ज़रा टाइम डेडलाइन दिया करें कि इसके बाद हम कपड़े नहीं लेंगे। आप लोग किस तरह से ऑलरेडी अपना कैलेंडर प्लान करते हैं कि हम जो जिन लोगों को लें उनको उसी तरीके से फैसिलिटेट करें, ख़वातीन को उनको अकॉर्डिंग टू द सीज़न कपड़े मिल जाएँ? बेसिकली होता ये है कि कस्टमर समटाइम्स आता है तो वो आपको आकर कहता है नहीं हमने आपसे ही बनवानी है और आप हमें बना कर दें, तो हम उनको बताते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो दे वर लाइक कि नहीं आप प्लीज़ हमें बना कर दें, हमने आपसे ही बनवाना है, हम इस रेफरेंस से आए हैं, हमारी फुप्पी थी, ताया थे, ये वो अपने सारे रिलेशंस बता के कि हम आपसे ही बनवाएंगे, उन्होंने आपसे बनवाया था, वो बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वो ज़बरदस्ती करते हैं लोग कि आप बना कर दें। तो होता क्या है, ड्रेसेस लेट होते हैं, उस एक कस्टमर की वजह से पीछे से 4 कस्टमर खराब होते हैं। सही। तो फिर सबको सरवाइव करना पड़ता है, ये चीज़ होती है। बट सब लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे होते, जो लेट डिलीवरी हो रही होती है वो इस वजह से हो रही होती है कि एक की डिलीवरी लेट, उसके बाद फिर 2, 3, 4 उसके साथ सर्वाइव करें। बट ऑन टाइम से मुराद ये है कि अगर आपकी डिलीवरी डेट गुजर भी गई है पर आपके फंक्शन से पहले आपको अंडरस्टूड प्रॉपर ठीक ड्रेस मिल जाता है, ये चीज़ होती है। ठीक, तो ये मास्टर साहब ये आप लोग क्यों नहीं करते कि जनाब अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कपड़े हैं तो मुझे मना कर दें भाई अब समर शुरू हो रहा है तो मैं फरवरी तक कपड़े लूँगा, उसके बाद जो है मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ताकि आप लोगों के थोड़े जो ख़वातीन से रिलेटेड इशूज़ हैं थोड़ा आपको भी जहनी सुकून हो? हम लोग भी मतलब अपने वो गेट के ऊपर लिख के लगा देते हैं कि आज बुकिंग बंद है, आज से मतलब जो 15 दिन पहले ही मतलब बुकिंग बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जानने वाले होते हैं, ख़ास होते हैं, लेट हो जाते हैं, कहीं बाहर चले गए, बाद में आ गए और वो कहते हैं कि ये बना के दो, आप से ही हम बनवाते आ रहे हैं, कोई और थोड़ी इस टाइम पे हमारे से कपड़े पकड़ेगा। सही। तो ये आपने ही करना है, क्योंकि हम तो इसी भरोसे में थे कि आपने बना देने, हमने ले लिए, वरना तो ये ज़ाया हो जाएगा। ख़वातीन को वो मौका देते हैं ना कि आपने बुकिंग बंद दी, वो कपड़ा लेके अंदर आई हैं, उन्होंने कहा है जी आपने कहा है मैं आपसे वैसे तो बाजी 1200 रुपए लेता हूँ लेकिन अब मैं आपसे 1500 रुपए लूँगा, कल आपको सूट मिलेगा, कल मिलेगा नहीं। खुद ही लालच दे देते हैं, वो खुद ही कहते हैं आप पैसे ज़्यादा ले लें, आप ऐसे कर लें, आप कारीगर को रात को बुला लें, बैठा लें, उससे काम करवा लें, उसको पैसे एक्स्ट्रा दे दो, आप काम किसी तरीके से मेरा निकाल दो, कि मतलब बना दो। तो लेट होने की वजह क्या है? आया बिजली का प्रॉब्लम है, कारीगर भाग जाता है, आंखें दुख जाती है, मशीन बंद हो जाती है, क्या मसला क्या होता है? लाइट का ही ज़्यादा इशू होता है। इसके अलावा तो या स्टिचर कभी बीमार हो गया लेकिन उसको फिर भी ज़बरदस्ती बैठा ही लेते हैं, थोड़ा बहुत मतलब चेक चुक करवा के, कि ज़्यादा मतलब एक दिन का प्रॉब्लम होता है लेकिन वो कारीगर आ जाता है, बैठ जाता है, काम कर लेता है, लेकिन ज़्यादा इशू जो ना बिजली का ही होता है। सही। अच्छा आपा, ये अक्सर होता है कि हमारे यहाँ जो ख़वातीन घरों में कपड़े बनवाती हैं, मतलब जो दर्जने हैं हमारे आसपास जो कि इतनी ट्रेंड नहीं होती, लेकिन मैं इससे डिनाई नहीं करूँगी कि कुछ बहुत अच्छी स्टिचर्स भी होती हैं, नो डाउट, लेकिन अक्सर इतनी प्रोफेशनल नहीं होती है। फिर वही नाप लेके हम जब टेलर या डिज़ाइनर या XYZ ऑनलाइन भी अगर हम वो नाप दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो डिफरेंस बहुत आ जाता है। फिर वो हम लिए फिरते रहते हैं, गलत कर दिया, ख़राब हो गया, तो ये वाली चीज़ भी ज़रा ख़वातीन को समझने की ज़रूरत है। आप मुझे नहीं लग रहा कि मानेंगी नहीं हमारा कपड़ा ठीक नहीं, मैं मानूंगी। उसकी वजह ये है कि मैं खुद भी मतलब एक ऐसे ही मोहल्ले में रहती हूँ जहाँ पे 2-3 दर्जनें काम करती हैं। तो मेरी एक फ्रेंड की अम्मी का सूट था, तो मैंने कहा मैं आपको सिलवा देती हूँ, हमारे यहाँ बड़ी अच्छी सीती है। 2-3 दफ़ा मैं गई तो उससे सिया ही नहीं हुआ था। मैंने कहा लाओ मुझे दिखाओ, चेक करो, तो काटा ही नहीं हुआ तुमने तो अभी। कहती नहीं बस कल तक मिल जाएगा। मैं कहा तुम दिखाओ तो सही, उसकी शक्ल तो दिखाओ। निकाला वैसे का वैसे कपड़ा पड़ा होता। मैं कहा मेरे सामने काटा। उससे जब मेरे सामने काटा तो मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में पता चला कि कपड़ा यूँ भी काटा जाता है। उसे बड़े आराम से कपड़े को यूँ नापा, यूँ ऐसे करके, और कोई 6 बालिश काट के ये लंबाई ले ली, 2 लंबाइयाँ, और उसके बाद 3 बालिश लेके उसने ये चौड़ाई ले ली। तो मैंने कहा तुम शोल्डर कैसे नापोगी? कहती है वे हैंज ए शोल्डर हो गया 14 इंच हो गया। मैं कि ये कैसे हो गया? कहती असी तो अपने माँ प्यो को लेके सीखे है। मैं को ये तो बड़ी अच्छी बात। मैं कहा इंची टेप से नापो, पता रहे। मैंने उसको नाप कर मैंने कहा ये देखो इंची टेप होती है एक चीज़, तो उसे तुम 38 रखो, 2 इंच लंबा रखो ताकि वो टर्न करने का तुम्हें मार्जिन मिले। कहती नहीं 2 उंगलियाँ रख लिया बड़ा जो नापने में, जो अंदर टर्न करना। जादू ऐसे होता है ये? नहीं फिलहाल तो नहीं होता है। नहीं टेलर्स नहीं करते वैसे, जो पुराने हैं, पुराने लोगों में जिन्होंने सीखा वो उनका एक एक्सपीरियंस है, मतलब वो शुरू से उन्होंने अपना एक साइज रखा हुआ है, ठीक है, उसी पे वो चलते हैं। अब वो वाला साइज देंगी जब किसी टेलर को
सादे कपड़े तो ऐसे बन जाते, फिर वो वाला साइज देके कहती इससे ज़रा अच्छा बना देना, यहाँ पे ये प्रॉब्लम ना हो, इसको ये भी प्रॉब्लम है, इसका शोल्डर भी थोड़ा सा ये है, इसके यहाँ से भी ऐसे है, तो और बाजू भी थोड़े लंबे हैं, थोड़े छोटे कर देना। इतनी सारी चीज़ें दर्जी से भी याद नहीं रखता। ठीक है, रैपिंग इट अप उसामा वेरी क्विकली, आपके पास तो फिर 2 इंच लूज ही हो जाता है। दर्जी ऑलमोस्ट है, और ये सारा आपका जो टीम मेंबर्स हैं वो कितने ऑन बोर्ड, ताकि हम इसको कंक्लूड करें। हमारी जो स्टिचिंग टीम है उसमें भी है 5 मास्टर्स, 5 मास्टर्स हैं और 10 कारीगर हैं। सही। टोटल 15 स्टाफ फॉर स्टिचिंग है। उसके बाद हमारी IT टीम है, हमारी सोशल मीडिया टीम है, हमारी टेस्टिंग टीम है, तो कुल मिला के वी आर टीम ऑफ 30 पीपल राइट नाउ। और ये सर्विस इस वक्त जो है पाकिस्तान के 3 बड़े शहरों में अवेलेबल है, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। ज़बरदस्त। आपकी ऐप का नाम क्या है? दर्जी ऑनलाइन। दर्जी ऑनलाइन, ओके। तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोफेशनल वे में काम हो रहा है, और जिस तरह अब आगे हर चीज़ एडवांस होती जा रही है, मॉडिफाई होती जा रही है, लेकिन ट्रेडिशनल मीडियम को हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमने जितना भी एडवांसमेंट देखी है, पुराने जो लोग हैं, पुराना जो हमारा स्टाइल है वो भी लोग फॉलो कर रहे होते हैं। तो हमने कोशिश तो यही की कि ख़वातीन के कुछ इश्यूज़ को एड्रेस करने की कोशिश करें और जो हल है वो निकालने की कोशिश करें। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, तमाम पैनल का बहुत शुक्रिया। आगे भी इन मसाइल को डिस्कस करते रहेंगे। देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं और उसके बाद उन्हें इस्तेमाल भी कर लिया जाता है। बहुत दफ़ा लोगों को सूट भी कर जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती, जिसकी वजह से बहुत सारी ख़वातीन को एक्ने प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाता है। अगर बालों की कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए, बाल एकदम से झड़ने लग गए और उसके बारे में उन्हें पता भी नहीं था, अब वो कहाँ जाएँ, किससे पूछें, ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अली काज़मी साहब मौजूद हैं, जो कि स्किन एक्सपर्ट हैं और जो स्किन डिजीज़ हैं उनको ख़ास से बेहतर तरीके से ट्रीट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया अली काज़मी साहब। ये जो प्रोडक्ट्स अभी तैयार हो रही हैं, मार्केट में मिल रही हैं, और अक्सर हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा मसला तो हमारे यहाँ ये है कि वो रंगत गोरी करने वाली क्रीम और एंटी एजिंग क्रीम्स और पता नहीं फलानी क्रीम्स, कौन सी क्रीम्स, वो अंडर आई क्रीम, डार्क सर्कल्स की क्रीम, तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं कि वो मार्केट में आने के बाद हम परेशान हो गए कि सही प्रोडक्ट कौन सी है और जो जाली प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी है। और साथ साथ वेलकम करेंगे डॉक्टर अर्मिला जावेद, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, वो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनको भी शामिल है, गुफ्तगू रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम अर्मिला साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक ठाक। बढ़ती हूँ आपकी तरफ, पहले अली काज़मी साहब से। आप ठीक है अली काज़मी साहब? बिल्कुल खैर। कैसे जाँच पड़ताल की जा सकती है प्रोडक्ट्स की? ऐसा है कि जिस तरह एक इंग्लिश का एक टर्म है स्लो पॉइजनिंग, ठीक है। स्लो पॉइजनिंग कहा जाता है कि किसी को आहिस्ता आहिस्ता जहर दे के मार दिया जाए, उसको कहते हैं स्लो पॉइजनिंग। आप समझ लें, जितनी आपने ये जो क्रीम्स का आप जिक्र भी कर रही हैं, जो हम आगे करेंगे, ये एक स्लो पॉइजनिंग है हमारी स्किन के लिए। स्किन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, उसके लिए स्लो पॉइजनिंग है कि जो ये क्रीमें हम लगाते हैं, ये जो बच्चियाँ लगाती हैं मार्केट से ख़ुद लेके, ये एक जहर है। पॉइंट ये मैं बताना चाह रहा हूँ, कैसे वो जहर है मैं प्रूव करूँगा आपको इस चीज़ में। अब दुनिया में कहीं बाहर जाएं, वेस्ट में जाएं, किसी मुल्क में जाएं, तो अगर एक बिस्किट भी लेते हैं तो उस बिस्किट के ऊपर पूरी चीज़ें लिखी होती हैं, इसमें ग्लूकोज कितना है, इसमें फाइबर कितना है, फ्रुक्टोज कितना है, एक एक चीज़ की क्वांटिटी तक लिखी होती है, पॉइंट इतने % है। अब इन क्रीम्स की तरफ आप आ जाएँ, आप किसी बड़े स्टोर पर चले जाएँ, फार्मास्यूटिकल एक वो मेडिकल स्टोर पर नहीं होती, यूजुअली होती हैं ये एक बड़े आम जनरल स्टोर्स के ऊपर। जी हाँ, ड्रग्स, मेडिकल स्टोर, आम जो जनरल स्टोर्स होते हैं उस पे क्रीम्स पड़ी। अब पूरा रैक है, अबाउट समझ लें 50 क्रीम्स वहाँ उस रैक में लगी होंगी। आप मैं तो किया है ना सब कुछ है कि जाके वहाँ से क्रीम उठाएं, उठा के उसका लीफलेट पढ़ें। जैसे हमने भी कहा कि बिस्किट पे भी एक एक चीज़ लिखी हुई है, तो उस क्रीम में कुछ नहीं, उस लीफलेट में नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये जनरल चीज़ें लिखी होंगी कि इसमें एक्वा है, रोज़ है, इसमें कोई इस तरह की चीज़ लिक्विड पैराफिन है, या इस तरह छोटी छोटी वो चीज़ें लिखी। ये नहीं लिखा कि जो रंग गोरा करने की कोई चीज़ ऐसी डली हुई है वो कौन सी है, कि मेडिकेटेड जो चीज़ें हैं वो कौन सी हैं, वो कतई उसमें मेंशन नहीं है। अब याद रखें, जो मेंशन नहीं है ये वो जहर है।
जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये वो पॉइजन है जो हमारी स्किन के लिए है। अब ये पॉइजन दो किस्म का होता है कि जो उसमें डाला जाता है और जो वो जिक्र नहीं करते उसके अंदर कॉस्मेटिक्स के अंदर वो चीज़ें डली होती हैं, रंग गोरा करने वाली जो क्रीमें मार्केटेड हैं। सिर्फ दो चीज़ें हैं कि जो उसको बढ़ाकर करती हैं, उसके अलावा और भी कुछ हैं, पर दो मेजर हैं, जिसमें एक है स्टीरॉइड्स और एक होता है मर्क्यूरी। ये दो चीज़ें हैं, या तो ये दोनों इकट्ठी डली होती हैं एक उस क्रीम के अंदर, तो या फिर ये अलग-अलग हाई कंसंट्रेशंस के अंदर डली होती हैं। सही। इनका काम क्या होता है, स्टीरॉइड्स और मर्क्यूरी, ये दोनों साइड इफ़ेक्ट्स तो मैं बाद में आऊँगा। इनका काम ज़रूर ये है कि रंग को काटती हैं, ये दोनों चीज़ें बेहतर करती हैं, इम्प्रूव करती हैं। यानी कि लोग लगाते हैं मार्केट से लेके तो कहते हैं देखिए हमारी रंगत कितनी गोरी होगी, मगर अल्टीमेटली जो इसका साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो इरिवर्सिबल हैं। इरिवर्सिबल का मतलब एक दफ़ा आपके चेहरे पे आ गया, एक दफ़ा फॉर एग्जांपल स्टीरॉइड्स के अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मर्क्यूरी के अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं। स्टीरॉइड्स के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, चंद जो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चियों के लिए मैं बताना चाहूँगा। जो ये क्रीमें, ये फार्मूला क्रीम्स वगैरह लगाती हैं या मार्केट से लेके, उसमें चेहरे पे बाल उगाते हैं। बाल कौन से, गाढ़े काले मोटे बाल, जिस तरह एक मर्द की एक शेव होती है, हम जो शेव करते हैं इस तरह एक लड़की की भी चेहरे पे बाल और शेव वाले बन जाएंगे। रंग तो गोरा हो गया, पर आप ये देखेंगे किस मुसीबत में वो आ गई। फिर एक लेज़र कराएं, लेज़र का भी 100% रिजल्ट नहीं होता उसके अंदर। तो इसलिए एक तो पहले बाल आ गए, स्किन पतली हो जाती है, थिनिंग ऑफ द स्किन, खून की नालियाँ उभर आती हैं उसके ऊपर। आप देखिए उनकी लाल लाल नालियाँ चेहरे पे, ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जिसका इरिवर्सिबल है, वापस नहीं होगा। बाद में एक दफ़ा तो आपका हो गया और आपकी स्किन पूरी डैमेज हो जाती है, उसके बाद आप उसको ठीक नहीं कर सकते, जो डॉक्टर साहब बात करें। डॉक्टर अमिला, अभी ये तो एक हम क्रीम्स की बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स और भी हैं, जैसे कि अभी मैंने जिक्र किया था जब आप हमें ज्वाइन कर रही थी, अंडर आई क्रीम्स आ गई हैं, फ्रेकल क्रीम्स है, डार्क सर्कल्स के लिए अलग है, और अगर आपके एक्नी है तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लिपस्टिक्स बहुत सारी ऐसी मौजूद हैं जो कि हम लिप्स पे लगा लेते हैं और बाद में हमारे लिप्स डार्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को चूज़ करते में किन चीज़ों का ख्याल रखें ख़वातीन के, कौन सी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ख़राब और उन्हें नुकसान पहुँचा सकती हैं? थैंक यू वेरी मच जी। बहुत आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कशन में रखा हुआ है। बात यह है कि हमारे लिए तो शायद ये आसान है कि हम अच्छा और गैर मेयारी प्रोडक्ट्स जो है उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें, बिकॉज हमारे पास इनफ नॉलेज है, हम लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में आगाही है, हम लोग चेक भी करवा सकते हैं लैब्स के अंदर भेज के। लेकिन जो कॉमन ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो कॉलेज जाने वाली बच्चियाँ हैं, उन्होंने सिंपल जाना है, थोड़ी सी अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करनी है और एक प्रोडक्ट ख़रीद लेनी है। उनके लिए चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, या उनके लिए कोई क्राइटेरिया एक बता दें हम उनको, उन बेचारों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए क्योंकि वो जब मार्केट में जाएंगे चीज़ खरीदने के लिए, एक तो चीज़ अवेलेबल है, हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है, हर किस्म का मार्केट के अंदर मेकअप अवेलेबल है, हर किस्म के मसले का, स्किन के जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्नी हो गई, रंग ख़राब है तो उसकी क्रीम्स अवेलेबल हैं, रंग गोरा करने वाली क्रीम्स अवेलेबल है, एंटी एजिंग अवेलेबल है। तो उनके लिए चूज़ करना एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इसलिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि सबसे पहले जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि कॉम्पोजिशन तो लिखी नहीं होती है, और अगर कॉम्पोजिशन लिखी भी हुई है तो वो कॉम्पोजिशन हम उसके ऊपर एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बीच में अगर मर्करी डाला हुआ है तो वो लिखेंगे नहीं, अगर स्टेरॉइड डाला हुआ है तो वो लिखेंगे नहीं, मेंशन नहीं करेंगे, उस पर उन चीज़ों के नाम लिखे जाएंगे जो कि अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। और अगर वो थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च करके भी चले जाएंगे तो वो कहेंगे हम तो विटामिन सी ले रहे हैं, या हम स्कॉबिक एसिड ले रहे हैं, या हम लोग कोई पीलिंग एजेंट ले रहे हैं लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, या हम लोग एक्नी की जो स्पेसिफिक अच्छी चीज़ें हैं जो यूज़ की जा सकती हैं ओवर द काउंटर, हम तो वो प्रोडक्ट यूज़ करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और वो आवाम का काम नहीं है, वो आवाम नहीं कर सकती। डॉक्टर अमला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, ख़वातीन ये भी क्लेम करती हैं, और अक्सर ब्रांड्स में भी इस तरह होता है कि ब्रांड्स में भी ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं लेकिन उस तरह से मेंशन नहीं की जाती हैं। क्या ये भी सही बात है, ख़ास तौर पर अगर हम लोकल ब्रांड्स की बात करें? बहुत सारे अच्छे लोकल ब्रांड्स भी हैं, देखिए जो डिनाई नहीं करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल हैं, ऐसी बात है कि अच्छे ब्रांड्स भी हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन अब मसला ये है कि आपने कहा कि अच्छे और गैर मियारी प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करें। एग्जैक्टली जी। अच्छा प्रोडक्ट तो वही है जो टाइम टेस्टेड है, जिसने रिसर्च की है, जिसने सारा कुछ स्याह और सफ़ेद में लिख दिया अपनी कॉम्पोजिशन के अंदर। अच्छा प्रोडक्ट हम उसी को ही कहते हैं, और अच्छा प्रोडक्ट वो है कि जिसके अंदर जो सॉल्ट डला हुआ है वो अच्छी क्वालिटी का सॉल्ट डला हुआ है, क्योंकि सॉल्ट के अपने अंदर भी
डिफरेंट किस्म की क्वालिटीज़ आती हैं। कुछ क्रीम्स ऐसी हैं जो बहुत एक्सपेंसिव हैं और उसकी एक्सपेंसिव होने का रीज़न यही है कि उसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट्स हैं उसके। जिस तरह से जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं मेकअप के भी और स्किन केयर के भी, उसके अंदर भी आप प्राइस के अंदर वेरिएशन देखोगे। वो उसका रीज़न बेसिकली यही होता है। लेकिन जो ओवर द काउंटर हमारे कॉमनली जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे हम उनको वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स नहीं कह सकते या ए क्लास प्रोडक्ट्स नहीं कह सकते अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का एक तो रुझान है ख़वातीन में इस्तेमाल करने का, और डिमांड एंड सप्लाई की बात है। जितनी डिमांड है उतनी ही इन चीज़ों की सप्लाई भी आ रही है और उतनी ये कॉमनली अवेलेबल भी हैं और लोग खरीदते हैं। जी ठीक है, डॉक्टर अबला हमारे साथ ही हैं, अभी हम आगे भी इस पर मजीद में मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी, लेकिन कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुसरत, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है मुसरत, आप क्या कहना चाहती हैं? जी मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी सुन रहे हैं आपको, बोलिए। जी हम मिठाइयों के बारे में बात करनी थी। मेरे नाक के ऊपर 2-3 साल हो गए, मेरे नाक के ऊपर खाई और क्रीम कोई भी मामा नहीं। 2-3 साल हो गए। क्या आप थोड़ा सा लाउड बोल सकती हैं, जोर से बोलिएगा ताकि अब हम तक आवाज़ क्लियर रहे। जी मैंने कहा हमारे नाक के ऊपर छाई है, हाथों पर झाइयाँ हैं, 2-3 साल हो गए। नहीं हाथों तो नहीं, चेहरा बोला प्रॉब्लम है। अच्छा एक, अब आप दोनों को बता दीजिएगा। एक और कॉलर है सबा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सबा। सलाम, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कहिए सवाल क्या आपका? जी मेरा सवाल डॉक्टर उर्मिला से है कि ये जो स्किन एक्नी होती है उसके बाद जो स्कार्स होते हैं, ठीक है, मुझे ये कंफर्म करना था कि क्या स्कार्स के लिए जो ये माइक्रोडर्मा एब्रेशन जो बोल रहे होते हैं डॉक्टर्स हमें सजेस्ट कर रहे होते हैं, इसके बारे में मैं पूछना चाहूँगी कि क्या ये हमारी स्किन के लिए ठीक है या नहीं है? ठीक है, पहले डॉक्टर अमला से जवाब लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। जी डॉक्टर अमला बताइएगा, माइक्रोडर्मा समथिंग टेक्नोलॉजी है जो कि अभी इस वक्त इस्तेमाल हो रही है काफ़ी ज़्यादा। जी जी जी। अच्छा, एक तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे कॉलर्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि ये बच्चे जो हैं इतनी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। आप सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो माइक्रोडर्मा एब्रेशन ट्रीटमेंट है, ये सिंपल एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो स्किन को थोड़ा सा स्लफ ऑफ या रगड़ के हम स्किन को थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं, और इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं होते, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं है या कोई एनर्जी बेस्ड डिवाइस नहीं इस्तेमाल होता, मतलब कोई लेजर नहीं है, कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल नहीं हो रही, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। माइक्रोडर्मा एब्रेशन को हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं कि ऊपर की जो डेड लेयर है स्किन की वो साफ हो जाए, और जो स्किन की एपिडर्मिस है उसको हम थोड़ा सा एब्रेड करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसको काइंड ऑफ जैसा सैंड पेपर के साथ रगड़ते हैं तो वो स्मूथ हो जाता है। बस ये चीज़ है। तो यानी जो स्किन पील कहलाता है ये सेम चीज़ है, स्किन पील और ये? देखिए जी, पीलिंग के अंदर हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, हम केमिकल लगा के एक एसिड लगा के स्किन को उतारते हैं ऊपर से लेयर को, इसमें हम कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। ये आप सैंड पेपर की तरह, रेगमार की तरह की एक चीज़ आप समझ लो कि उसके अंदर हमने एक सैंड की तरह की या फाइन पार्टिकल्स को इस्तेमाल करके तो स्किन के ऊपर रगड़ करके उसको सफाई कर देते हैं। झुर्रियों के लिए पूछे, चेहरे अगर हाथ पे किसी के झुर्रियां हो, ठीक है, झुर्रियां या छाइयां जिससे उन्होंने बात की, मैं दोनों, ये दो अलग चीज़ें हैं। जो चेहरे पे जो झुर्रियों की झुर्रियां पड़ जाती हैं या छाइयां पड़ जाती हैं, झुर्री वो चीज़ है जिसको रिंकल कहा जाता है। रिंकल एक दफ़ा आ जाए चेहरे पे, अगर एक दफ़ा झुर्री पड़ जाए, आंखों के नीचे लोगों के पड़ जाती है, माथे पे पड़ जाती हैं झुर्रियाँ, स्किन ढलकनी शुरू हो जाती है। रीजंस उसके बहरहाल और हैं, वो हम डिटेल में किसी वक्त जा सकते हैं, पर एक दफ़ा अगर झुर्री आ जाए ये कभी ख़त्म नहीं होती है। अच्छा। जितने लेज़र्स हैं, जितनी चीज़ें, कोई दुनिया में चीज़ झुर्री को ख़त्म या रिंकल को ख़त्म नहीं कर सकती सिवाय एक चीज़ के, दैट इज़ बोटॉक्स। बोटॉक्स भी वक्ती तौर के लिए इंजेक्शंस हैं जिससे मसल्स की मूवमेंट को स्टॉप करना है। जब वो मूवमेंट स्टॉप होगा तो वहाँ पर झुर्री नहीं पड़ेगी। मार्केट में इतनी बाहर के, अगर जब हम मुल्क जाते हैं, इतनी महंगी क्रीम्स हैं ये झुर्रियों के लिए, एंटी रिंकल क्रीम्स जो आती हैं, बड़ी एक बहुत ज़बरदस्त कंपनीज़ हैं कॉस्मेटिकल्स जो लेके आई हैं, और मैं हैरान था इस दिन मैं कैलकुलेट कर रहा था अपने रुपीज़ में, तो 50,000 रुपये की क्रीम है कि जो लगाई जाती है। और मैं यानी कि बताना चाहूँगा कि समझ लें उसका कोई इफेक्ट
इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि रिंकल एक दफ़ा आ जाए, झुर्री एक दफ़ा पड़ जाए, किसी चीज़ से कभी नहीं ठीक हो सकती। कोई गोली, कोई दवाई, कोई लोकल क्रीम किसी चीज़ से नहीं जा, किसी लेज़र से नहीं है। ये सब झूठ बोला जाता है कि जी लेज़र से करें तो झुर्रियाँ गायब हो जाएंगी, कतई नहीं। इतना सटल इफेक्ट आता है कि पता भी नहीं चलता इंसान को। तो उसके लिए सर, जिस समय मैंने पहले बोला कि इट इज़ ओनली द बोटॉक्स के जो इफेक्ट देगा वो भी वक्ती तौर के लिए 3-4 महीनों के लिए, उसके बाद वापस नहीं भरी आ जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहम्मद खान साहब फरमाइएगा, क्या कहना चाहते हैं आप? ये डॉक्टर अली साहब से पूछना था, ये जो चंबल टाइप ये राउंड वर्म होते हैं, इसका कोई मुश्किल इलाज है? ठीक है, ठीक है जी डॉक्टर साहब। जी उन्होंने दो चीज़ें बोली, एक उन्होंने कहा चंबल, उन्होंने कहा राउंड टाइप जो होते हैं, ये दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है। चंबल जो होती है इसको एक्जिमा कहा जाता है, बॉडी के कोई समझ लें कि 50 किस्म की चंबल्स होती हैं, डिफरेंट किस्म की, वो हमें देखना पड़ता है, मरीज़ को तशखीस करनी पड़ती है, फिर उसका ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ होती हैं कि जो बाहर से लगती हैं, एक्सोजेनस होती हैं, कुछ बॉडी के अंदर से डेवलप होती हैं, ठीक हो जाता है। चंबल लौट के कभी दोबारा आ सकती है ड्यू टू सर्टन रीज़न्स, उसका रीज़न होता है चंबल का आने का पीछे, तो वो तो ठीक हो जाएगी, मगर अगर आप रीज़न को रोकेंगे तो दोबारा चंबल नहीं होती। औरतें घरों में काम करती हैं, लहसुन अदरक प्याज वगैरह लगाती हैं तो उसे हाथ फटने शुरू होते हैं, ये भी एक चंबल है। आप वो चीज़ें अवॉइड करें, ग्लव्स पहन के काम करें तो चंबल नहीं आएगी। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, नज़ाकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी नज़ाकत साहब, सवाल क्या आपका? जी मेरा सवाल ये, मेरे जिल्द पे, जिस्म पे काले काले निशान है। ठीक है, हल्के हल्के से दाने बने हुए हैं। सही है। डॉक्टर वगैरह को आपने दिखाया है पूरी स्किन पे आपके? जी पूरी जिल्द, पूरे वजूद पे है जी। चले ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा, हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नज़ाकत साहब के सवाल का जवाब भी लेंगे, भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में हमारे में साथ रहिएगा और उसके बाद भी हमें ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। गैर मियारी प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल और फिर उनको हम चेक किस तरह से कर सकते हैं और फिर क्या कानून मौजूद है कि इन प्रोडक्ट्स को मार्केट में आने से पहले चेक किया जाता है और उनको रेगुलेट करने के बाद जो है वो आवाम तक उनकी दस्तरस होती हो। इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे पास एक कॉलर थे, उनका सवाल उसका जवाब लेते हैं। डॉक्टर उर्मिला, जो कॉलर थे उनके स्किन के ऊपर पूरे धब्बे हैं और ब्लैक स्पॉट्स हैं, वो कह रहे हैं दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुए हैं, क्या कर सकते हैं वो? उनकी सिर्फ चेहरे के ऊपर ये स्पॉट्स हैं या हाथों के ऊपर? स्किन के ऊपर वो बता रहे हैं, क्योंकि मुझे आवाज़ सॉरी इस वक्त नहीं आ रही। पूरे स्किन के ऊपर है। देखिए ये जो स्किन के पूरी स्किन के ऊपर अगर स्पॉट्स आए हुए हैं तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस तरह के पेशेंट को हमें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर तो वो ये कहें कि खाली उनके जो सन एक्सपोज पार्ट्स हैं, मतलब चेहरे के ऊपर छोटे छोटे फ्रैकलिंग हो गई है, तिल आ गए हैं और हाथों पे आ गए हैं, तो वो बहुत एक सिंपल चीज़ है। लेकिन अगर पूरी बॉडी पे धब्बे आ रहे हैं और एक एक्यूट कंडीशन है, अचानक से नमूदार हो गए, तो मेरे ख्याल में इसको ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी बीमारियाँ भी होती हैं जिसके अंदर इस तरह से धब्बे आने लग जाते हैं। हमें पूरा उसको थॉरली एग्जामिन करना चाहिए। और वैसे भी सेल्फ ट्रीटमेंट से बेहतर है कि जो ना आप पहले एग्जामिन कराएं, उसके बाद फिर कोई और जाके इसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें या कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करें, पहले डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तारुफ कराती चलूँ, मुझे जैन कुरैशी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि माहिर कानून भी हैं और साइबर लॉज एक्सपर्ट है। आपको भी वेलकम करेंगे शो में। अभी आपने भी स्टोरी देखी होगी कि अब हम बात यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गैर मियारी प्रोडक्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, इधर वो क्रीम्स हों, हेयर ऑयल्स हों, हेयर प्रोडक्ट्स हों, वो मार्केट में आ जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर ना कोई, जैसे कि डॉक्टर साहब भी बात करते हैं कि आपने कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें शामिल किए हैं वो मेंशन नहीं होता, प्रोडक्ट के ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है। किस तरीके से चेक कर सकते हैं जो ऑनलाइन चीज़ें हमें अब इस वक्त अवेलेबल है मार्केट में? देखिए, जब हम ऑनलाइन बाइंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन बाइंग में एक चीज़ मिसिंग होती है, दैट इज़ द फिजिकल इंटरेक्शन विद द प्रोडक्ट। जब हम आम तौर पे रवायती शॉपिंग करते थे तो हम दुकान पे जाते थे, किसी भी स्टोर पे जाते थे, हम उस चीज़ को चेक करते थे, उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ते थे। बट व्हेन इट कम्स टू द ऑनलाइन शॉपिंग, ये एक नया फिनोमिना था। अब जब ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, हमें नज़र आती हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आते हैं। अब वहाँ पे जो प्राइस जो होती है या प्रोडक्ट बेचने का जो तरीक़ेकार होता है वो वही होता है जो आम मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं। जैसे प्रोडक्ट की प्राइस होगी 999, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग इस्तेमाल की गई। अब ऑब्वियसली जब एक कम प्राइस के ऊपर आपको प्रोडक्ट नज़र आता है तो आप अट्रैक्ट करते हैं, और सेकेंडली ख़रीदना आसान है, आप बैठे बैठे वहाँ पे आप ऑर्डर दे सकते हैं और वो आप घर
घर जो है वो डिफरेंट किसी भी कुरियर के थ्रू पहुंचा दिया जाएगा। अब बात क्या होती है कि जब आप इस तरह की चीज़ों को ख़रीदते हैं तो बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए जिसमें लोगों ने बताया कि जो प्रोडक्ट थी या तो वो थी नहीं जो उन्होंने मंगवाई, या फिर वो सब स्टैंडर्ड थी। बिल्कुल। अब वहाँ पे जो सबसे बड़े इश्यूज देखे गए वो ये देखे गए, बाज़ औक़ात फेसबुक के ऊपर किसी भी ब्रांड का, डिफरेंट ब्रांड्स जो होते हैं, जैसे ख्वातीन जो हैं वो ज़्यादातर जो आजकल जो बाइंग कर रही हैं वो थ्रू ऑनलाइन कर रही हैं। अब होता क्या है कि अब जैसे कोई चीज़ उन्होंने कोई मंगवाई, अब बाज़ बात होते हैं ब्रांड्स के फेक प्रोफाइल्स तैयार की गई होती हैं। अब वहाँ पे जो होती है वो सेल परचेज चल रही होती है, जबकि ब्रांड्स उनको ऑन नहीं कर रहे होते उन पेजेस को। अब ऑब्वियसली अगर आप फेक प्रोफाइल से कोई चीज़ मंगवाएंगे तो वो तो फेक ही होगी, वो कभी रियल हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं समझता हूँ ये ब्रांड्स की जिम्मेदारी है वो आइडेंटिफाई करे कि उनकी एक्चुअल फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम पेजेस कौन से हैं, क्योंकि इंस्टा के ऊपर भी देखा गया है कि लोग प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा करीब से देखते हैं और उनके अंदर जो एक अट्रैक्शन पैदा होती है प्रोडक्ट के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे ब्रांड्स की एक जिम्मेदारी है कि वो एजुकेट करे अपने जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनको। सेकेंडली जो आपने बात पूछी कि ये कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये असल आया या ये फेक आ गया या ये कोई रेप्लिका नहीं आ गया, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जब एक ब्रांड अपनी ही वेबसाइट के ऊपर अपना फेसबुक का जो भी एड्रेस होगा वो देगा, तो वहाँ से कस्टमर के लिए पहचानना आसान हो जाएगा कि ये तो वो चीज़ हुई ना, जैन के एक ब्रांड है उसकी कॉपी आप मिल गई, लेकिन एक और इशू हमारे यहाँ ये भी है और ब्रांड को हमारी एक तो इस पर भी आप कहिएगा, फरमाइएगा कि जो हमारी ब्रांड्स हैं, अगर हम बाहर ममालिक पर नज़र डालें तो अगर किसी भी ब्रांड को कोई सू कर देता है या उसको ब्रांड खुद किसी पेज को या किसी अकाउंट को या किसी शॉप को सू कर देती है कि इन्होंने हमारी कॉपी बनाई है XYZ, तो उस पर फिर जुर्माना लगता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या ये कॉन्सेप्ट है? देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखें पाकिस्तान में बेसिकली दो तरह के डिफरेंट तरीक़ेकार थे जो इस तरह के मामलात के अंदर अपनाए जाते हैं। एक तो हमारे पास कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जहाँ पे केसेस फाइल किए जाते हैं, क्योंकि अब ऑनलाइन बाइंग का कंसेप्ट आया तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बाज़ औक़ात ये भी आ जाता है कि अगर फ़र्ज़ करेंगे वो ब्रांड डिसोन करता है कि ये पेज हमारा नहीं था, तो वहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि ये फिर कौन शख्स थे जो कि जिन्होंने लोगों के साथ फ्रॉड किया। तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो तरीक़ेकार अपनाया जाएगा वो तरीक़ेकार प्रोवाइडेड है साइबर लॉस के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 के नाम से जो थे वो इन्फोर्स किए गए। अब उसके अंदर जो आपने बात की, क्या ऐसा मजबूत लॉ मौजूद है कि क्या अगर कोई शख्स ये करे तो उसको सज़ा मिल जाए? तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि जो साइबर लॉस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड की जो पनिशमेंट है वो सिर्फ 2 साल है, ठीक है, और जुर्माना सिर्फ 10 मिलियन है। जबकि लोग जो हैं वो रवायती तौर पे अगर जो देखा गया वो तो छोटे छोटे फ्रॉड्स हमने देखे हैं, बट लोगों के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स हैं वो उनकी मालियत करोड़ों रुपए की भी है, सही, बहुत बड़े फ्रॉड्स भी हो रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ी ही मजबूत लॉ की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन बाइंग, और ईजी करने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है। जो बात आप करें कि कानून तो यकीनन जब पूरी दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में भी मौजूद है, लेकिन या तो हम अवेयर नहीं है या फिर उसको फॉलो करना इतना इजी नहीं है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम अफजल। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी बाजी, मेरा अली काज़मी साहब से सवाल है जी कि वो मेरी बीवी है, उसके नाक और गालों पे स्याहियां हैं, यानी कि छाइयां हैं, धब्बे पड़ चुके हैं। ठीक है। तो वो इसलिए उससे पूछ रहा था, हमें किसी ने ये बताया था कि आप क्रीम इस्तेमाल करें, इससे ये ख़त्म हो जाएंगे। तो काज़मी साहब से मेहरबानी करके ये बता दें कि ये किस तरह जाएंगी, बेस्ट है या इसके अलावा क्या इस्तेमाल करें? ठीक है, ओके। साइमा कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साइमा। जी साइमा, आपको आवाज़ आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ। जी 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 डॉक्टर साहब मैं बात करना चाह रही हूँ। मेरे हाथ और पाँव जो उनसे है ना बहुत ड्राइनेस होती है, उनमें मतलब कि हार्ट रहते हैं। मॉइस्चराइज लोशन भी यूज़ करती हूँ, सब कुछ यूज़ करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरा हाथ पाँव बहुत ज़्यादा। ठीक है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद खान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिएगा। जी मेरे बच्चे हैं, बच्चों को ना चेहरे पे या बालों में या कहीं भी छोटा सा दाना बनता है और वो फैलना शुरू हो जाता है गोल गोल दायरे में। ठीक है।
और उसको ददरी, एक्सेप्ट तो हम अपनी ज़बान में ददरी कहते हैं, उससे हमने कोई चीज़ कोई लगाई नहीं है, उससे खारिश भी होती है और इसकी कोई ट्रीटमेंट मैं जानना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, ठीक है, क्विकली डॉक्टर साहब जरा बता दीजिएगा। मैं पहले तो वो छाइयों का उन्होंने बोला कि बच्ची के नाक पे और चेहरे पे छाई है, या क्लियर करना चाहूँगा, छाई एक दफ़ा पड़ जाए, जिसको तिली भी कहा जाता है, छाई भी कहा जाता है, पिगमेंट एक दफ़ा आ जाए, ये ख़त्म नहीं होता। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं, डिफरेंट क्रीम्स के साथ, ख़त्म नहीं होता। कोई लेज़र नहीं है इसके लिए, लेज़र हैं किसी का कोई इफेक्ट नहीं है, वो दोबारा छाई वापस आ जाती है। और ड्राइनेस के लिए, ड्राइनेस के लिए तो अच्छा मॉइस्चराइज़र एलोवेरा, बल्कि मैं कहूँगा लेके ग्लिसरीन एक्वा रोज मिक्स करके ये लगाएं, अच्छा मॉइस्चराइज़र उसके लिए। डॉक्टर उर्मिला, उसका बताइएगा कि जो डार्क स्पॉट्स हैं उनके और दाने बन जाते हैं। हाँ जी, जो उन्होंने कहा दाना बन जाता है, उसकी गिर्द दद्दर टाइप की चीज़ बन जाती है, वो फैलता जा रहा है, खारिश हो रही है, तो इस बच्चे को भी ज़रूर दिखा लें। बिकॉज देखिए 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो एक्जिमा भी इस तरह से आता है, चंबल भी इसी तरह छोटा सा पानी की तरह, पानी वाला छाला सा बनता है और उसके इर्द गिर्द जो है वो इरिटेशन होती है, खारिश होती है। दूसरी, बच्चों के अंदर फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है और फंगल इन्फेक्शन भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है कि वो पूरा रेड एरिया है, वहाँ पे हल्की सी खारिश हो रही है और ऊपर से ऊपर एडिड इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरी चीज़, जो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, बट इस बच्चे को दिखा लें तो सबसे बेहतरीन है कि जो भी आपके क्लोज बाय कोई भी स्किन का डॉक्टर है तो जरूर दिखा लें। बिल्कुल, क्योंकि ये सेल्फ मेडिकेशन वाली चीज नहीं है। अच्छा, और अभी एक और कॉलर ने हमें किसी दवाई का भी नाम बताया कि वो दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो ओवर द काउंटर इस तरह से दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे गलत बात है, क्योंकि वो अगेन जो हमने शुरू में बात की थी कि स्टेरॉइड का मिसयूज और दवाई का मिसयूज, इसकी वजह से ये जो छाई और जो चेहरे पे दाने और बाल हैं वो और एग्रीवेट हो जाएंगे। बिल्कुल, तो सेल्फ मेडिकेशन से वैसे भी परहेज करना चाहिए। हर किसी का बॉडी और हर किसी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैन, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, क्योंकि कॉलर्स बहुत ज़्यादा है, उनके मसाइल भी बहुत ज़्यादा है, तवातुर से वो पूछना चाहते हैं, ये जो ऑनलाइन सिस्टम है हमारा, किसी भी पेज को रिपोर्ट तो हम उस वक्त कर देते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, वो कभी बंद भी होता है, कभी नहीं भी होता है, तो वो उसी तरीके से चल रहे होते हैं पेजेस। लेकिन अगर कोई शख्स इसको लेकर जाना चाहे और इसको रिपोर्ट करना चाहे, और उसका मैकेनिज्म क्या हो सकता है, तरीकाकार क्या हो सकता है कि हम उसके बारे में बता सकेंगे भाई ये प्रोडक्ट बेच रहा है, ये ठीक नहीं है या इससे नुकसान हो रहा है लोगों को? देखिए, सबसे पहले जो रिपोर्ट करने वाली बात है वो जो शख्स, किसी भी शख्स को अगर किसी ऑनलाइन फ्रॉड का सामना है तो जो रिपोर्ट करने के लिए जो एजेंसी है वो FIA है, FIA साइबर क्राइम सर्कल। अब हर एक शहर के अंदर डिफरेंट जगहों पे साइबर क्राइम के ऑफिस मौजूद हैं। लाहौर के अंदर भी जो है, शादमान के अंदर ऑफिस मौजूद है, इस तरह गुजरांवाला में ऑफिस मौजूद है, फैसलाबाद में ऑफिस मौजूद है। तो किसी भी शख्स के साथ अगर इस किस्म का कोई ऑनलाइन शॉपिंग का फ्रॉड हुआ हो, तो इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हुआ हो, तो वो FIA के अंदर ही रिपोर्ट करेगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब लोगों के साथ ये फ्रॉड होता क्यों है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से वो शॉपिंग करते हैं तो ये मामला शुरू हो जाते हैं। एक तो मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले बताया, ऐसी वेबसाइट्स जो रिनोन नहीं है, जहाँ पे सिर्फ आपके सामने एक आइकॉन आया और आपने फौरी तौर पे वहाँ से शॉपिंग कर ली बगैर ये देखे और बगैर तस्दीक किए कि ये क्या ये जेन्युइन था या नहीं थी वेबसाइट। तो ऐसी वेबसाइट्स को यूजुअली आप चूज़ करें जहाँ पे आप रिव्यू सिस्टम आप देखते हैं कि आप वहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं और रिव्यूज़ भी दे सकते हैं, ताकि वो वेबसाइट्स आमतौर पे देखा गया जेन्युइन वेबसाइट्स होती हैं जो कि वाकई में कोई ब्रांड जो होता है वो चला रहा होता है। सेकेंडली, जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एजुकेट करना, कि ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड्स के बारे में एजुकेट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसीजर होता है, क्योंकि इसके अंदर आपके क्रेडिट कार्ड भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड भी हो सकता है, और इसके अलावा इसके अंदर सबसे बड़ा जो फ्रॉड देखा जाता है वो ये होता है कि जो प्रोडक्ट आप मंगवा रहे हैं बाज़ औक़ात आपको वैसा प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो एक आमतौर पर लोगों का आगे से देखा गया रिस्पॉन्स वो ये देखा गया कि जब हम प्रोडक्ट को रिपोर्ट करते हैं किसी भी कंपनी को कि ये प्रोडक्ट वो नहीं था जो हमने मंगवाया, तो आगे से उनका रिस्पॉन्स कोई नहीं आ रहा। तो इसके अंदर वो लोगों का सवाल होता है फिर अब हम क्या करें। तो उसमें मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर ये बेसिकली एक रॉन्गफुल गेन हासिल किया गया है थ्रू एन इंटरनेट डिवाइस, थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये फॉल कर जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ साइबर क्राइम। ये साइबर क्राइम कमिट हो गया उनके साथ, क्योंकि रॉन्गफुल गेन हासिल करने के लिए किसी भी शख्स ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया, इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया है। तो लोगों के अंदर एक तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब भी वो ऑनलाइन फ्रॉड को देखें तो उनको ये फौरी तौर पर रिपोर्ट करना चाहिए। इसके अंदर ये मत सोचें
कि ये 200 रुपये का फ्रॉड था। जैन, तो फिर आगे जब साइबर क्राइम में कोई कंप्लेन लेकर जाता है तो उसको आगे फिर किस तरह से परस्यू किया जाता है? आप किस तरह से वेरिफिकेशन होती है और कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्या जो कंप्लेनर होता है उसको भी बुलाया जाता है या क्या तरीकाकार होता है? देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपकी एप्लीकेशन होती है, आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर बताना होता है कि आपने किस वेबसाइट पे जाके उसका आईडी क्या था, आपने सारा उसका यूआरएल लिखना होता है, बताना होता है कि यहाँ पे मैं गया, शॉपिंग के लिए गया और ये प्रोडक्ट मैंने परचेज़ की और इस तरीके से मेरे पैसे काट लिए गए बट प्रोडक्ट आज तक मुझे नहीं मिली। तो आपने एक तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बतानी होती है। सेकेंडली होता ये कि नॉर्मली जब भी आप एप्लीकेशन देते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर वेरिफिकेशन लगती है, उसके बाद उसको आगे जब आपकी जो केस आगे चलता है तो वो इंक्वायरी में कन्वर्ट होती है। तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि कोशिश करें कि खुद जाके रिपोर्ट करें। खुद जाने से रिपोर्ट करने से ये होता है, एक तो बाज़ औक़ात क्योंकि एक नया लॉ है, इसमें थोड़ी सी आपको क्लैरिटी जो होती है वो इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि जब हम ऑनलाइन फ्रॉड की बात करते हैं तो लोग आम पुलिस स्टेशन की तरफ चले जाते हैं। आम पुलिस स्टेशन का ये बेसिकली ये उनकी जुरिस्डिक्शन में ऑफेंस आता नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों के अंदर एक ये चीज़ क्लैरिटी के साथ जब आ जाएगी कि इसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ पे है, कहाँ पे फॉल करता है, तो फिर लोगों के लिए रिपोर्ट करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात की, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को पता नहीं है कि अगर और बहुत सारे लोग तवातुर से मैं देख रही होती हूँ मेरे अपने सर्कल में भी और लोगों को इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी यही कंप्लेन करते हुए कि जनाब हमने ऑनलाइन ऑर्डर तो कर दिया, या तो वो आज तक आया नहीं, या वो उतना अच्छा नहीं था, एप्रोप्रिएट नहीं था, जो तस्वीर में चीज़ दिखाई गई वो नहीं पहुंची, या पार्सल में कभी तक कुछ चीज़ें कुछ और निकल रही होती हैं। तो आज आपने ज़हन से सुन लिया कि क्या तरीका है, किस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन लेकर जा सकते हैं और अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने ये भी बात करने की कोशिश की कि जब भी आप अपनी ज़ात के लिए किसी चीज़ को ख़रीदें तो अपनी स्किन का, अपने फेस का, अपनी जो अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत बनाया है हर तरह से, उसका ख्याल रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ख़ास तौर पर ख़वातीन से मेरा कहना यह है कि जो ख़वातीन अक्सर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लेती हैं और गैरी हो या मयारी हो, आप अपनी स्किन को देखते हुए इस्तेमाल कीजिए। अगर आप हेयर प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए तो आप अपने बालों के टेक्सचर को देखते हुए इस्तेमाल कीजिए। एक से दूसरा शख्स जो बता रहा है उस पर अंधाधुन एतमाद करना कहीं भी दुरुस्त नहीं है। और ख़ास तौर पर जो प्रोडक्ट्स अब जितनी ज़्यादा मार्केट में आ चुकी हैं, आप एटलीस्ट एक दफ़ा उनकी वेरिफिकेशन ज़रूर करें, एक दफ़ा उनके इंग्रेडिएंट्स ज़रूर पढ़ें, एक्सपायरीज ज़रूर चेक करें। और खुदारा बहुत ज़्यादा मेकअप और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना भी आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है। अपने जो हस्बैंड्स हैं उनकी जेबों का भी जो है ना वो थोड़ा सा ख्याल कीजिए। अच्छी प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। आप एक दफ़ा लेंगी, आपको वो महीने भर और बहुत ज़्यादा टाइम तक वो आपके साथ चलेगी, रादर देन आप जो है ना वो दूसरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अपनी जो है वो सेहत और अपनी जल्द और या अपने जो बालों तमाम चीज़ों को ख़राब करें। तो हमने कोशिश की कि आपको अवेयर कर सकें हर तरह से। आप अपना भरपूर ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।